लगभग 100 साल पहले अचानक मॉन्स्टर्स धरती पर आ गए। उनके पागलपन वाले अटैक से कई सिटीज तबाह हो गईं। जो इंसान बचे थे वो कुछ सर्वाइविंग फोर्ट्रेसेस में भागकर छुप गए। उनमें से एक था फोर्ट्रेस नंबर 54। लोगों को बार बार याद दिलाया गया कि फोर्ट्रेस से बाहर मत निकलना और अंदर बने 9 मिस्टीरियस अबिसेस के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर कोई गिरा तो वो अंडरग्राउंड बीस्ट लेयर्स तक जा सकता था। इसी बीच एक सिल्वर हेयर्ड लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ बैड गाइज ने कॉर्नर कर लिया। उनमें से एक ने उसे बोला कि तेरे जैसे लो बॉर्न को तो शुक्र करना चाहिए कि तुझे सेम एकेडमी में पढ़ने का मौका मिला, वो भी हमारे नोबल भाई काय की मेहरबानी से। काय ने उसे 2 चॉइसेस दी, या तो उसे एंजॉय करने दे या फिर खुद अबिस में कूद जा। लड़की ने उसे पागल कहा, जो क्लासमेट्स को मारता है और गवाहों को चुप कराता है। उसने कसम खाई कि वो कभी उसे टच नहीं करेगा। काय को समझ आ गया कि ये लड़की, जिसका नाम लिन लिंग था, उसके बारे में कुछ जानती है। फिर भी उसे भरोसा था कि वो उससे शादी कर ही लेगी, क्योंकि उसने उसके भाई को ऑलरेडी जेल में डलवा दिया था और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। काय ने उसे समझाया कि गुड गर्ल बनो, मुझे एंजॉय करने दो, वरना अबिस में गिरा दूंगा। लड़की पीछे हटी और ऑलमोस्ट गिर ही पड़ी। ये देख वो डर गई। नीचे पत्थर गिरे और बहुत गहराई तक गए। तभी एक आवाज आई जिसने सबको नर्वस कर दिया। क्लिफ के किनारे से एक हाथ ऊपर आया। वो एक मॉन्स्टर था। उसका नाम था बोन फेस्ड बीस्ट। ये इतना डेंजरस था कि अवेकेंड वॉरियर्स को भी मार सकता था। काय डर के मारे उस औरत के पीछे छुप गया। उसने उसे बीस्ट की तरफ धक्का देकर कहा कि इसे खा ले, टेस्ट बेहतर होगा। लेकिन बीस्ट उसकी तरफ बढ़ा और एक ही पंच में काय का सिर उड़ा दिया। बाकी के लोग जान बचाने के लिए भागे और फोन से मॉन्स्टर की रिपोर्ट दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीस्ट ने एक आदमी को कुचल डाला और दूसरे को पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर लड़की के पैर कांप गए। मॉन्स्टर उसकी तरफ आया। उसे लगा अब उसका एंड है। उसने सोचा कि मॉन्स्टर के हाथों मरना इंसानी बुराई झेलने से बेहतर है, लेकिन सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर ने उसे इग्नोर किया। वो बस उछलकर दूसरी साइड की बिल्डिंग पर लैंडिंग कर गया। उसी वक्त एक आदमी फ्यूरियस था, क्योंकि उसका बेटा स्कूल में मारा गया था। वो स्कूल की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहा था। वही आदमी उस स्कूल का प्रिंसिपल भी था। एक औरत और एक आदमी उसके सामने झुके खड़े होकर समझा रहे थे कि अंडरग्राउंड मॉनिटर्स ने कोई मॉन्स्टर डिटेक्ट नहीं किया। उनका अंदाजा था कि बोन फेस बाहर से चुपके से अंदर आया होगा। प्रिंसिपल को उनकी बातें बकवास लगीं, क्योंकि बोन फेस्ड बीस्ट्स की बुद्धि तो चिड़ियों से भी कम होती है। उसे लगा कि ये लोग बस जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। उसने कहा कि चाहे मॉन्स्टर ने मारा हो या इंसान ने, उसे अपने बेटे का बदला चाहिए। उसने ऑर्डर दिया कि उस बोन फेस्ड बीस्ट को ढूंढो और मार डालो। उधर बोन फेस छतों से छतों पर कूदता हुआ जा रहा था। वो एक जगह पहुंचा जहां पहाड़ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर फेसेस खुदे हुए थे, बिल्कुल माउंट रशमोर की तरह। बस वहां इंसानों की जगह मॉन्स्टर के चेहरे थे। वहां एक सिल्वर हेयर्ड लड़का 2 बोन फेसेस के साथ खड़ा था। मॉन्स्टर ने आकर अपने मास्टर को रिपोर्ट दी कि वो वापस आ गया है। सिल्वर हेयर्ड लड़के का नाम था लिन युएन। उसने इस मॉन्स्टर को नंबर 1 कहा और उसे वापस बीस्ट स्पेस में जाने का ऑर्डर दिया। यही लड़का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। एमसी ने नंबर 2 को भी रेस्ट करने को बोला। दोनों कार्ड्स बनकर उसके हाथ में चले गए। यूएन काय का विक्टिम था। काय को मौत के घाट उतारना उसका बदला था। काय कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे मारने वाला मॉन्स्टर यूएन का पेट होगा। इस दुनिया में जहां मॉन्स्टर्स हर जगह हैं और इंसान अपनी एबिलिटीज से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उसका मॉन्स्टर कैप्चर सिस्टम। जहां लोग मॉन्स्टर्स से भागते हैं, वहीं वो उन्हें कैप्चर करता है। उसने नंबर 3 को बोला कि उसे वापस प्रिजन ले चले। यूएन उसके कंधे पर बैठ गया और वो रूफ से रूफ पर कूदता हुआ प्रिजन की तरफ गया। ये बी क्लास बोन फेस्ड बीस्ट अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था जो उसने पकड़ा था, और उसके पास ऐसे 3 थे। ये बीस्ट्स ना सिर्फ एबिलिटी यूजर्स को मार सकते हैं, बल्कि बिगिनर अवेकेंड वॉरियर्स को भी क्रश कर सकते हैं। लेकिन इस डूम्सडे वर्ल्ड में युअन जानता था कि ये भी इनफ नहीं है। प्रिजन पहुंचकर उसने बोन फेस को वापस कार्ड में बदल दिया। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी लीगल तरीके से प्रिजन से बाहर निकलना। उसने एक और कार्ड रिलीज किया। उस कार्ड से एक सेक्सी फीमेल मॉन्स्टर बाहर आई, जिसके 6 आइज थे, क्रीपी मुंह और पीठ से कई लिम्स निकले हुए थे। कुछ दिन बाद रॉयल मंशन में एक रेड हेयर लड़की ने लिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका भाई जेल में था। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने पर ही काई उसे रिलीज करता। रेड हेयर्ड लड़की का नाम था रेन यूले। वो दुखी थी कि यही अकेला रास्ता बचा था।
वोंग क्लैन फोर्ट्रेस में बहुत ताकतवर था। काय का फैमिली बहुत पावरफुल था, उसका बाप एकेडमी का डायरेक्टर और भाई 9th टीयर एबिलिटी यूजर था। रेन को पता था कि काय की पकड़ से कोई शिकार बच नहीं सकता। लिंक शॉक्ड थी और उसी वक्त यू कंफ्यूज्ड थी कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं। रूम के अंदर काय का फ्यूनरल चल रहा था, बीच में उसकी बड़ी तस्वीर लगी थी। यू शॉक्ड रह गई कि काय मर चुका है। उसने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि फोर्ट्रेस पर राज करने वाला डीमन अब खत्म हो गया। लिंग रो पड़ी क्योंकि उसे लगा कि काय ने अपने बुरे कर्मों की सजा पा ली। वो खुश थी कि उसकी किस्मत अच्छी थी और काय का ईविल खुद उसे निगल गया। वो जल्दी से अपने भाई को ये खबर देना चाहती थी, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया और समझा कि वो काय के लिए रो रही है। काय के बाप ने कहा कि काय ने सही फियांसे चुना था और अब काय नहीं रहा, फिर भी वादा कायम है। लिंग ने पूछा कि क्या वो उसके भाई को छोड़ेगा। काय का बाप बोला हाँ, क्योंकि उसके एक शब्द से ही उसके भाई के सारे क्राइम्स अब मिट जाएंगे, लेकिन बदले में लिंग को अपने बेटे से शादी करनी होगी। यू शॉक्ड थी क्योंकि काय तो डेड है। काय के पिता ने लिंग से कहा कि उसका बेटा नीचे अकेला फील करेगा, इसलिए उसे उससे गोस्ट वेडिंग करनी होगी। यू को समझ ही नहीं आया कि कोई जिंदा इंसान किसी डेड इंसान से शादी कैसे कर सकता है। लिंग ने पूछा क्या सच में तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे। उसने कहा अगर तुम मान गई और मेरे बेटे के साथ गोस्ट वेडिंग में दफन हो गई तो मैं तुम्हारे भाई को आजाद कर दूंगा। बस मुझे इतना चाहिए कि कोई नीचे काय का इंतजार कर रहा हो, तब मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। उसने धमकी दी कि अगर लिंग ने मना किया तो उसके भाई और बाप दोनों को दफना दिया जाएगा। उसने लिंग पर डिसीजन लेने का प्रेशर डाला। ये पागलपन था। यू ने उसे मना किया कि अग्री मत कर, लेकिन लिंग मान गई और उसने काय से गोस्ट वेडिंग करने की हामी भर दी, वो भी वोंग क्लैन के सीक्रेट चेंबर में। यान जो 9th टीयर एबिलिटी यूजर था, उसने अपने पिता से वादा किया कि हर दुश्मन जिसने उसके छोटे भाई को हर्ट किया और हर कॉमनर लड़की जिसके साथ उसने खेला, सबको वो मार डालेगा। उसने पूछा कि क्या लिन फैमिली को छोड़ देंगे क्योंकि लिंग ने गोस्ट वेडिंग मान ली है। पिता ने कहा कि हाँ, वो उसके घर वालों को छोड़ेगा, लेकिन बाकी सारे सस्पेक्ट्स को मरना होगा। उसने यान को बोला कि लिंग के भाई को प्रिजन में ही निपटा देना और शादी के बाद उसके बाप को भी भेज देना। यान ने मान लिया और ब्लैक वाटर प्रिजन में एक्सीडेंटल डेथ अरेंज करने का प्लान बनाया। प्रिजन के सेल डोर खोल दिए गए। वहां स्लॉटर नाइट होती है, उस रात कोई रूल्स नहीं, बस मारना है जब तक बाहर ना निकले। उनका एक टारगेट था। प्लान था कि एक लड़ाई जैसे माहौल में उसे पीट पीट कर मार दें। इनमेट्स भी मान गए और निकल पड़े। यूएन को एक कैदी ने बताया कि ये सारे थग्स उसे मारने के लिए हायर किए गए हैं। वो आदमी पैनिक हो गया जब सारे सेल्स अनलॉक हुए। उसने यूएन को भागने को कहा। यूएन ने पूछा क्यों। उस आदमी ने कहा कि ये थग्स किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तू अभी यंग है, जिंदगी प्राइड के लिए मत गवा। लेकिन यूएन ने कामली कहा अगर वो मेरे सेल में घुस सकते हैं तो मेरी जान भी ले सकते हैं। थग्स जल्दी जल्दी सेल की तरफ आए क्योंकि गार्ड्स गायब थे। यूएन के साथ वाला आदमी नर्वस हो गया, पर अचानक आवाजें बंद हो गई। यूएन आगे बढ़ा और देखा थग्स फ्रीज हो गए थे। वो आदमी शॉक्ड रह गया। यूएन ने पहले जो मॉन्स्टर छोड़ा था, उसने उन थग्स को अपनी स्ट्रिंग से कंट्रोल कर लिया था। उस मॉन्स्टर ने सिल्कन किलिंग अरे यूज किया। इन्फिनिट स्लाइसिंग से उन थग्स के बॉडीज टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सीन बहुत मॉर्बिड था। आदमी बोला कि ये तो सूरा का नर्क है। अब वो सोचने लगा कि ये बच्चा असल में है कौन। उस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में यूएन का सिंपल रूल था, जो उसे नहीं छेड़ेगा उसे वो नहीं छेड़ेगा, लेकिन जो भी उसे ऑफेंड करेगा उसे वो मिटा देगा। उधर वार्डन ऑफिस में एक आदमी ने पूछा कि यूएन का सिर गारंटी है ना। वार्डन तियानी कॉन्फिडेंट था कि वीक और हेल्पलेस युआन को प्रिजन बॉसेस खेल खेल में मार डालेंगे। रॉयल पैलेस का स्टूवर्ड ये सुनकर खुश था। उसने कहा कि केओस खत्म होते ही वो यूएन का सिर गोस्ट वेडिंग के गिफ्ट के तौर पर ले जाएगा। डेप्यूटी वार्डन बिन ने सेंस किया कि बाहर से कुछ आ रहा है। स्टूवर्ड को डर हुआ कि कहीं प्रिजनर्स ही उग्र होकर दरवाजा न तोड़ रहे हों, लेकिन वार्डन निश्चिंत था। बोला कि यह दरवाजा टैंक से भी नहीं टूट सकता। उसने स्टूअर्ट वॉन्ग को रिलैक्स करने को कहा। तभी डोर पर पंच पड़ा। सब शॉक हो गए। फिर दरवाजा ब्लास्ट हो गया। ये युआन का बोन फेस्ड मॉन्स्टर था। स्टूअर्ट यांग ने धमकी दी कि वो रिपोर्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ही बोन फेस ने उसे कुचल दिया। लिन हैरान थी क्योंकि रिकॉर्ड्स में कभी नहीं लिखा गया था कि किसी ह्यूमन ने बी रैंक बोन फेस्ड बीस्ट को कंट्रोल किया हो। वार्डन ची ने यूएन को धमकाया कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो भी बच नहीं पाएगा। उसने बोला कि प्रिजन गार्ड कॉर्प्स सबसे स्ट्रांग है और अकेला यूएन उनसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यूएन ने पूछा क्या तुम इन्हें बोल रहे हो। सोल्जर्स अंदर आए।
लेकिन उन्होंने अपनी गन्स वार्डन ची पर तान दी। वार्डन शॉक हो गया क्योंकि वही सोल्जर्स उसने खुद ट्रेन किए थे। यूएन ने कामली कहा कि अब वो सब उसके स्पाइडर के पपेट्स हैं। वार्डन ची घुटनों पर गिर गया और यूएन से जान बख्शने की भीख मांगी। बोला कि उसे वांग फैमिली ने मजबूर किया था। यूएन ने उसे बोला कि वार्डन अथॉरिटी चिप दे दो। वार्डन ने चिप दे दी, लेकिन बोला कि ये युआन के काम नहीं आएगी। यूएन ने रिप्लाई दिया, ये मेरा कंसर्न नहीं है, अलविदा। वार्डन शॉक हो गया। सोल्जर्स ने उस पर गोलियां चला दी। यूएन ने क्लैरिफाई किया, मैंने सिर्फ चिप मांगी थी, ये नहीं कहा कि तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। उसके पास ऑलरेडी वार्डन अथॉरिटी की अपनी योजना थी। उसने चिप लिन को दी और उसे नया वार्डन घोषित कर दिया। लिन को विश्वास नहीं हुआ कि उसे मरना नहीं पड़ा। यूएन ने समझाया कि फोर्ट्रेस लॉ नंबर 54वां लेख 563 के हिसाब से अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो और डेप्यूटी वार्डन ऑथोराइज्ड हो तो वो ऑटोमेटिकली वार्डन बन सकता है, इवन अगर वो सिर्फ एडमिन स्टाफ ही क्यों ना हो। लेकिन कंडीशन ये थी कि उसे स्पाइडर का एक एग निकलना होगा। लिन ने एग को देखा और फिर उसे खा लिया। यूएन ने बोला, जब तक ओबे करोगी मैं तुम्हें अपनी विल रखने दूंगा। लिन ने घुटनों पर झुककर वादा किया कि वो बिहेव करेगी और आश्वासन दिया कि प्रिजन अब से उसका टेरिटरी है। उसे साफ दिख गया कि उसके मास्टर का लॉन्ग टर्म प्लान प्रिजन को कंट्रोल करने का है। उसने पूछा कि उसे क्या करना है। यूएन ने कहा, प्रूव करो कि तुम यूजफुल हो। फिर उसने बताया कि 3 दिन पहले फोर्ट्रेस पर हमला करने वाला मेटेलिक मिमिक बीस्ट पूरी तरह से मरा नहीं था। मिलिट्री उसे कंटेन करने के लिए फैसिलिटी ढूंढ रही है। उसने लिन को बोला कि ब्लैक वाटर प्रिजन के बीस्ट पिट के लिए अप्लाई करो ताकि वो एस रैंक बीस्ट को कंटेन करे। लिन ने कहा कि नॉर्मली प्रिजन एस रैंक मेटालिक मिमिक बीस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसने यूएन का इरादा समझ लिया और बोली कि वो ये काम करेगी और उनका पहला एस रैंक मॉन्स्टर सिक्योर करेगी। ये सेटल होने के बाद यूएन ने उसे ऑर्डर दिया कि वो उसकी प्रिजन से निकलने की तैयारी करे और जब एस रैंक मॉन्स्टर पहुंचे तो उसे इन्फॉर्म करे। उसने युआन से कहा कि जब वो प्रिजन से जिंदा बाहर निकलेगा तो वांग फैमिली की फोर्सेस और वो 9th ग्रेड एबिलिटी यूजर तुरंत उस पर हमला करेंगे। मतलब अगर वो प्रिजन के अंदर ही छुपा रहे तो ज्यादा सेफ रहेगा। यूएन ने जवाब दिया, छुपने से कुछ नहीं होगा, मैं तो पहले वार करना पसंद करता हूँ। कुछ दिनों बाद थंडर एबिलिटी ट्रेनिंग हॉल में यूएन पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया लोग गॉसिप करने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये तो जेल से निकलते ही सीधे तोजो आ गया, क्या इसे नहीं पता कि आज उसकी सिस्टर की गोस्ट वेडिंग है। घर जाने की बजाय यहाँ छुप रहा है, बिल्कुल कावर्ड की तरह। एक आदमी ने अंदाजा लगाया कि शायद वो हेडमास्टर से हेल्प मांगने आया है, लेकिन सबको पता था कि हेडमास्टर किसी नोबल को नाराज करने के लिए एक ऑर्डिनरी मेंबर की मदद नहीं करेगा। दूसरे ने कहा कि शायद यूएन अपने सीनियर निंग को ढूंढने आया है जो हमेशा उसके साथ अच्छा रहता है। लेकिन निंग तो फोर्ट्रेस छोड़कर नॉर्दर्न एबिस चला गया था। सब उसे बेचारगी से देख रहे थे। कोई भी पावरफुल वोंग फैमिली के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था। यूएन वीक था और हमेशा अकेला रहा और अब तो लोग उससे और भी ज्यादा दूर रहना चाहते थे। तभी एक ब्लॉन्ड लड़के ने उसे देखा। वो था वेशिंग। उसने रिपोर्ट दी कि उन्होंने गोस्ट वेडिंग के सभी गेस्ट इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट रूट्स कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉनिक बग्स जो नेटवर्क मॉनिटर कर रहे थे वो अब ऑलमोस्ट डेड हो रहे थे। यूएन ने कहा कि वो उसे नए बग्स देगा। उसने अपने कार्ड्स निकाले और कई फ्लाइंग इंसेक्ट्स रिलीज कर दिए। शिंग हैरान रह गया कि इतनी सारी थी। ये बग्स प्रिजन में बिखरे हुए थे जिन्हें यूएन ने वापस कलेक्ट कर लिया। सिर्फ 3 बग्स ही काफी थे प्रिजन सर्वेलेंस और वांग फैमिली के नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, और इतनी बड़ी संख्या से वो फोर्ट्रेस के आधे हिस्से को मॉनिटर कर सकते थे। यूएन ने सिंक्रोनाइज्ड डेटा लिया और शिंग को ऑर्डर दिया कि वांग फैमिली और गोस्ट वेडिंग से जुड़े सबको मॉनिटर करता रहे। शिंग ने उसे सावधान रहने को कहा क्योंकि यान के 4 टीममेट्स भी वहां होंगे गोस्ट वेडिंग के लिए। वो लोग इस जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग 9th एबिलिटी यूजर्स थे और चूंकि बोन फेस्ड बीस्ट अभी तक नहीं मिला इसलिए वेडिंग साइट पर मॉन्स्टर बैरियर भी लगा दिया गया था। यूएन ने उसे अश्योर किया कि उसके पास प्लान है। शिंग ने चिल्लाकर कहा, हम एंटी वांग फैमिली अलायंस के सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, हमें दोनों को सरवाइव करना ही है। 3 महीने पहले शिंग लगभग पकड़ा गया था काय पर स्पाइंग करते हुए। उसी वक्त यूएन ने उसे बचाया था। उस दिन से शिंग ने कसम खाई कि वो उसे फॉलो करेगा और वांग फैमिली के खिलाफ लड़ेगा। यूएन ने कहा कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि उनका गोल सेम था। यूएन भी उसके लिए बदला लेना चाहता था। फिर सीन बदलता है। एक मॉन्स्टर ट्रक चल रहा था। ड्राइवर ने काउंसलर से पूछा, क्या आप सच में गोस्ट वेडिंग के ऑफिशिएंट बनने वाले हो? जिंदा इंसान किसी डेड इंसान से शादी कैसे कर सकता है? काउंसलर ने जवाब दिया, एक लो बॉर्न लड़की का किसी डेड नोबल से शादी करना उसकी सबसे बड़ी इज्जत है, वरना आम लोग तो मुझे देखने का मौका भी नहीं पाते।
इस हिसाब से वो लकी है। ड्राइवर ने सुना था कि गोस्ट वेडिंग का लास्ट स्टेप ब्राइड को मारना होता है। काउंसलर ने कामली कहा, हाँ, और मैं खुद उसकी गर्दन स्लिट करूंगा ताकि वो हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड लौट जाए और वैंग फैमिली के दूसरे बेटे की सेवा करे। ड्राइवर ने फिर बोन फेस्ड बीस्ट का जिक्र किया जिसने सेकंड सन पर हमला किया था। उसने कहा कि वेडिंग अटेंड करना रिस्की होगा, लेकिन काउंसलर टेंशन फ्री था। बोला, मेरी ब्लैक डस्ट आर्मर्ड कार टैंक क्लास अटैक्स भी झेल सकती है। अगर बोन फेस्ड बीस्ट भी आ गया तो ये आर्मर ब्रेक नहीं होगा। लेकिन तभी बोन फेस्ड बीस्ट सच में सामने आ गया और गाड़ी रोक दी। वो पकड़ने ही वाला था। ड्राइवर और काउंसलर दोनों डर गए, लेकिन काउंसलर अभी भी काम रहा क्योंकि उसे अपने आर्मर पर भरोसा था। बोला, एक बीस्ट फुल पावर में भी हमारी डिफेंस का सिर्फ 50% डैमेज कर सकता है। उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन तभी दो और बोन फेसेस आ गए। अब काउंसलर पैनिक हो गया। इंटेल तो यही कह रही थी कि सिर्फ एक बीस्ट है। क्लिफ पर खड़े यूएन ने उन्हें देखा और मॉन्स्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया। हाइड्रोलिक आर्मर की डिफेंस 100% से स्टार्ट हुई। पहला पंच लगा और डिफेंस 70% रह गई। मॉन्स्टर्स लगातार मारते रहे, डिफेंस घटती गई और 1% पर आ गई। आखिरी ब्लो इतना जोरदार था कि डिफेंस नकारात्मक 200% तक गिर गई। इसके बाद बोन फेस्ड बीस्ट ने काउंसलर को पकड़ लिया। वो आदमी मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था। जब खोली तो सामने यूएन खड़ा था। काउंसलर ने कहा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। यूएन ने गोस्ट वेडिंग के लिए रखी गोस्ट ब्लेड उठा ली। काउंसलर ने मिन्नतें की कि उसे बख्श दे, लेकिन यूएन ने उसका गला काट दिया और वो वहीं मर गया। फिर यूएन ने एक और मॉन्स्टर बुलाया, शैडो। ये क्रीपी मॉन्स्टर था, एक आंख, मुंह और कई लिम्स वाला। उसने मुंह खोला और काउंसलर के मुंह से काला धुआं बाहर खींच लिया। फिर एक शैडो बनने लगी। युआन ने शैडो डिस्गाइज स्किल एक्टिवेट किया और काउंसलर के रूप में डिस्गाइज हो गया। ये इफेक्ट 2 घंटे चलेगा। अब गोस्ट मैरिज पैक्ट को पूरा करने के लिए नार्सिसस नोबल सेमेट्री पर वो खुद ऑफिशिएंट बनेगा। उधर कुछ अटेंडीज बात कर रहे थे। किसी ने कहा कि गोस्ट ब्राइड बहुत खूबसूरत है। दूसरे ने जवाब दिया, चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल हो, आखिर वो एक बेरियल ऑफरिंग ही है। सबको पता था कि फोर्ट्रेस के अंदर कॉमनर्स बस एलिट्स के खिलौने हैं। अचानक एक धमाका हुआ। 9th अबिस स्क्वाड वहां पहुंचा और उन्होंने अंडरवर्ल्ड रैम नाम के डी क्लास मॉन्स्टर का सिर जमीन पर फेंक दिया। लाइटनिंग ने उनसे कहा, ये हमारा गिफ्ट है। लोग खुश हो गए। रूमर था कि लाइटनिंग जल्द ही अवेकन होने वाला है। रॉयल फैमिली ने उसे वादा भी किया था कि वेडिंग के बाद उसे सिविलियन जोन के को मासैक्रे करने का अधिकार मिलेगा, जहां ब्राइड का बाप रहता था। वो ब्लडथर्स्टी मैनिक तुरंत मान गया। यान ने राहत की सांस ली क्योंकि उसकी मौजूदगी से सेरेमोनी की सेफ्टी गारंटीड थी। उसने यिन, जो बैरियर मास्टर था, से कहा, अगर सेमेट्री के अंदर एक भी मॉन्स्टर आ गया तो तुझे मैं खुद मार डालूंगा। यिन ने अश्योरेंस दिया, एस रैंक से नीचे का कोई भी मॉन्स्टर मेरे बैरियर में मूव ही नहीं कर सकता। लेकिन अचानक उसे कुछ डिटेक्ट हुआ। वो उसे हैंडल करने चला गया। यू साइकिक ट्रैकिंग में एक्सपर्ट था, इसलिए सबको भरोसा था कि वो जल्दी ही मॉन्स्टर के कंट्रोलर तक पहुंच जाएगा। यिन कॉन्फिडेंट था कि मैजिक दुश्मन अब गया। तभी एक बग जैप हुआ। ऑब्जर्वर यू को लगा कि उसने बड़ी मछली पकड़ ली। उसने बग उठाया और साइकिक ट्रैकिंग की, जिससे वो शिंग तक पहुंच गया। उसका प्लान था कि उसके मेमोरी तक पहुंचकर असली मास्टरमाइंड को ढूंढ ले। लेकिन अचानक पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। उसे समझ आया कि यह साइकिक पोल्यूशन है। उसने सोचा था कि वीक कंट्रोलर बैकलैश नहीं दे सकता, लेकिन तभी उसका सिर झुक गया और वो मर गया। एन ने डी क्लास मॉन्स्टर की सोल हाउल टेक्निक से उसे खत्म कर दिया। जैसा यूएन ने ट्रैप सोचा था, वैसा ही ऑब्जर्वर फंस गया। अब यूएन का डिस्गाइज डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। कुछ मिनट बाद काउंसलर पहुंचा। आते ही उसने कंप्लेंट शुरू कर दी, किसी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो? यान के बाप को खुद आकर मिलना चाहिए था, किसी बच्चे को क्यों भेजा? यान ने माफी मांगी और बोला कि उसके पिता बैंकेट में बिजी हैं। उसने उम्मीद की कि काउंसलर समझ जाएगा, फिर उसे एस्कॉर्ट किया। काउंसलर ने डिमांड की कि वो तुरंत ब्राइड को देखना चाहता है। ऑडियंस ने देखा कि वो गुस्से में आया है। सबको लगा शायद सेमेट्री फॉयर में रॉयल फैमिली ने उसे ऑफेंड कर दिया। लाइटनिंग टेंशन में था कि उनका स्काउट अब तक लौटा नहीं। उसके एक साथी ने कहा कि कोई इंटेल नहीं मिली। अब उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लाइटनिंग ने तुरंत उन्हें ढूंढने का ऑर्डर दिया। सबॉर्डिनेट बाहर निकला ही था कि काउंसलर ने उसे देख लिया और बुला लिया। ये आदमी था फ्रीजर हैन। वो कंफ्यूज था कि काउंसलर उसे क्यों बुला रहा है। काउंसलर ने उसे बुलाकर इंटिमिडेट किया और पूछा कि जब वो निकलने की प्लानिंग कर रहा था तो उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन देगा, खासकर
जब वहां नॉवेंट ईयर बस्टर्ड्स सबसे पावरफुल थे। उसने डिक्लेयर कर दिया कि उसकी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। फ्रीजर हान ने जवाब दिया कि ये उनके टीममेट की सेफ्टी का मामला है। येन ने सपोर्ट किया और बोला कि चाहे काउंसलर नोबल हो, उनकी स्क्वाड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है और उसके पास इंटरफियर करने का कोई हक नहीं। ये सुनकर काउंसलर ऑफेंड हो गया और बोला, अगर तुम लोग अवेकेंड होते तो ठीक था, लेकिन तुम नहीं हो। अब तुम्हारे एबिस पास अगले 3 महीने फ्रीज रहेंगे, एक्सप्लोरेशन फंड्स भी सस्पेंड होंगे और गोवीटी कंस्ट्रक्शन की वजह से तुम्हारे फैमिलीज को ऑफिशियल शेल्टर्स से निकालकर स्लम जोन्स में शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनकर सब डर गए। ऑडियंस भी क्यूरियस थी कि हो क्या रहा है। सबको साफ समझ आ गया कि काउंसलर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके 9वीं लेवल एबिलिटी यूजर्स को दबा रहा है। रूमर्स सच थे, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है। लाइटनिंग ने यह सुना और कहा, ठीक है, समझ गए। उसका चेहरा डार्क हो गया जब उसने मान लिया कि अब वो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी जान देकर भी। ऑडियंस गॉसिप करने लगी। लाइटनिंग अवेकनिंग के करीब था और काउंसलर हुआंग ने उसे टारगेट बना लिया। सबको लगा शॉर्ट टर्म सेफ्टी के लिए उसने फ्यूचर में पावरफुल एनिमी बना लिया। काउंसलर चिल्लाया, किसे फ्यूचर की परवाह है, प्रायोरिटी मेरी सेफ्टी है। फिर उसने वांग फैमिली के लड़के को बुलाया कि उसे ब्राइट तक एस्कॉर्ट करे। उधर काय का पिता मिरर देख रहा था और लिंग से बोला, ऑफिशिएंट आने वाला है, इसलिए बेटर बिहेव। लिंग ने जवाब दिया, जब तक तुम अपना वर्ड रखते हो और मेरे भाई को छोड़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वादा तोड़ा तो मौत भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। उसने कहा, मैं कभी अपना वर्ड नहीं तोड़ता। वेडिंग खत्म होते ही तुम्हारा भाई आजाद होगा। अभी मेरा बटलर उसे प्रिजन से ले आएगा। काउंसलर अचानक अंदर आया और लिंग से बोला, तुम बहुत वरी करती हो, प्रिंसिपल जरूर तुम्हारा ख्याल रखेगा और अगर उसने अपना वर्ड तोड़ा तो वो अपनी कब्र में भी चैन से नहीं सो पाएगा। प्रिंसिपल ने कहा, यह सच है। लिंग ने ऑफिशिएटिंग काउंसलर से रिक्वेस्ट की कि वो उसके भाई की सेफ रिलीज ओवरसी करे। काउंसलर ने बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफिशिएंट होने के नाते मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम्हारा भाई रिलीज नहीं हुआ तो मैं पूरी वांग फैमिली को सीधे हेल भेज दूंगा। उसने प्रिंसिपल वांग से पूछा, क्या तुम ये वादा कर सकते हो? प्रिंसिपल वांग का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा। उसके मन में आया कि काउंसलर सच में ज्यादा एक्ट कर रहा है। लिंग ने साफ कहा कि उसे सिर्फ अपने भाई की सेफ्टी चाहिए। अंदर ही अंदर यूएन सोच रहा था कि लिंग को कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल ने मेड को बोला कि काउंसलर को वीआईपी वॉशरूम ले जाए ताकि वो तैयार हो सके, क्योंकि गोस्ट वेडिंग 5 मिनट में शुरू होगी। ची ने उसे एस्कॉर्ट किया। वो सीढ़ियां उतर रहे थे जब उसने युआन से कहा, भाग जा, यहां घुसना सुसाइड है, स्पेशली जब तू सिर्फ लेवल 6 एबिलिटी यूजर है। यूएन शॉक्ड हुआ कि उसने उसका डिस्गाइज देख लिया और उसकी एबिलिटी डिटेक्ट कर ली। उसने पूछा, क्या तुम साइकिक यूजर हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ लेवल 3। फिर उसने जोर देकर कहा, ये एक डेथ ट्रैप है, तुझे यहां नहीं होना चाहिए। उसने यूएन को बताया कि सामने दिख रहे 79वें स्तर के अलावा प्रिंसिपल ने एलीट ग्रेजुएट्स को भी बुलाया है। 109वें स्तर के फाइटर पूरे कब्रिस्तान में छुपे हुए हैं। वो मानती थी कि युआन बहुत वीक है और पकड़ा गया तो सिर्फ कैनन फॉडर बन जाएगा। लाइनअप सच में जबरदस्त था, लेकिन युआन ज्यादा क्यूरियस था कि एनी यहाँ क्या कर रही है। उसने बताया कि वो यहाँ एक डेट चुकाने आई है। उसने बताया कैसे काई से उसे बोन फेस्ड मॉन्स्टर ने बचाया था और अब वोंग फैमिली ने उस मॉन्स्टर के लिए ट्रैप लगाया है। वो बस बैठकर उसे मरते नहीं देख सकती थी। युआन ने पूछा, तो तुम क्या करने का सोच रही हो? उसने युआन से कहा कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि वो अपनी साइकिक पावर से मॉन्स्टर को वार्न कर देगी जब वो करीब आएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद को सैक्रिफाइस कर देगी ताकि मॉन्स्टर के भागने का रास्ता बन सके। यूएन को यकीन नहीं हुआ कि वो एक बोन फेस्ड मॉन्स्टर के लिए इतना आगे जाएगी। उसने आर्ग्यू किया, ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, इसने मुझे अबिस से बचाया था, ये मेरा बीकन ऑफ लाइट है। फिर उसने यूएन से कहा, तू तो बस एक लोली 6 लेवल यूजर है, अपने सेवर के बारे में ऊंची बातें मत कर। उसने युआन को जोर दिया कि वो अभी निकल जाए, क्योंकि यही उसका आखिरी चांस है। उसका प्लान था डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना ताकि यूएन एस्केप कर सके, लेकिन यूएन ने देखा कि अब टाइम नहीं बचा। दरवाजे खुले और काउंसलर का वेलकम हुआ। अनाउंस हुआ कि गोस्ट वेडिंग सेरेमोनी शुरू होगी। काउंसलर ने कहा, पहला स्टेप है ब्राइड का इंट्रोडक्शन। उसने पूछा, क्या अब उसका एंट्रेंस होगा? फ्रीजर हान ने उन्हें वेट करने को कहा, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट किया कि सेरेमोनी में एक कॉकरोच घुस आया है, पहले उसे खत्म करना होगा। ऑडियंस ने पूछा, ये क्या हो रहा है? इतनी टाइट सिक्योरिटी में किसी के अंदर आने पर सबको शक हुआ। यूएन ऑब्जर्व कर रहा था। उन्होंने एन को पॉइंट आउट किया और कंफर्म किया कि उसने फेक आइडेंटिटी यूज करके अंदर घुसा है। उसने टेलीपैथी यूज की थी और अब
जबकि उसका अंत तय था, उसने साइकिक इंटरफेरेंस से आखिरी बार स्ट्राइक करने की ठान ली। उसने युआन से कहा, मैं 3 तक गिनूंगी और तू भाग जाना। उसने साइकिक बर्स्ट छोड़े, लेकिन जब फ्रीजर हन स्ट्राइक करने वाला था, यूएन ने उसे ब्लॉक कर दिया और उसकी चेस्ट में चाकू घोंप दिया। एन ने पूछा, तू भागा क्यों नहीं? लाइटनिंग को तुरंत समझ आ गया कि वो असली काउंसलर नहीं है, बल्कि डिस्गाइज एबिलिटी यूज कर रहा है। यन ने पूछा, उसका गोल क्या है? यूएन ने कहा, मेरा गोल है कि कोई भी जिंदा ना बचे। लाइटनिंग हंसने लगा, जोक कर रहा है, तेरी साइकिक एबिलिटी तो बस टियर 6 है और वो औरत पहले ही अपनी शक्ति एग्जॉस्टेड कर चुकी है, तू भी नहीं बच पाएगा। उसने यूएन को ऑर्डर दिया, घुटनों पर गिरकर अपने क्राइम्स कन्फेस कर। यूएन ने कहा, यह तो बस शुरुआत है। फिर उसने अपने कार्ड्स हवा में रिलीज किए। लाइटनिंग ने बैरियर बना लिया और उसे क्लाउन कहा। ये इनको यकीन नहीं हो रहा था कि हान जैसे आदमी को वो मार सका। वो हंस पड़ा, लेकिन अचानक उसकी उंगली कट गई। यान ने सबको वार्न किया कि कार्ड पीछे से अटैक कर रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, इनका सिर कट चुका था। वो देखकर शॉक हुए कि वो कार्ड सुपरसोनिक स्पीड से अटैक कर रहा था। एन ने पूछा, तेरी साइकिक पावर अचानक पीक टियर 9 तक कैसे स्पाइक हो गई? यूएन ने बताया कि बैरियर के अंदर वो मॉन्स्टर समन नहीं कर सकता, लेकिन उनके कार्ड्स इक्विप कर सकता है। इसी से उसकी साइकिक कंट्रोल टियर 6 से इंस्टेंट पीक टियर 9 पहुंच गई। लाइटनिंग ने कहा, कंट्रोल टाइप यूजर्स कागज जितने फ्रैजाइल होते हैं, चाहे तू चीट करके टियर 9 तक पहुंचा भी ले, मैं तुझे एक फ्लिक में डस्ट में बदल दूंगा। ये भी तेरे लिए काइंडनेस है कि मरने से पहले तू थंडर गॉड का रात देख पाएगा। एन ने माफी मांगी, अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची इंटरफियरेंस करने की, मैं तुझे एस्केप नहीं करा पाऊंगी। वो भी दूसरों के साथ जैप्ट हो गई। लाइटनिंग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थंडर फील्ड यूज किया। यूएन ने पूछा, क्या ये लेजेंडरी थंडर प्रेशर फिस्ट है? लाइटनिंग ने रिप्लाई दिया, हाँ, और अब तुझे डिवाइन पनिशमेंट फेस करना होगा। अचानक एक बड़ा मस्कुलर शैडो फॉर्म हुआ। लाइटिंग अननोय हो गया और बोला, फिर से साइकिक इल्यूजन, मैं अपने अल्ट्रा थंडर प्रेशर फिस्ट से सब तोड़ दूंगा। लेकिन डस्ट हटते ही उसने देखा सामने एक बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था और उस पर एक खरोंच भी नहीं थी। उसने शॉक होकर पूछा, अफकेनर लेवल का मॉन्स्टर यहाँ कैसे? यूएन ने उसे इडियट कहा और बताया, तूने बैरियर मास्टर को खुद मार दिया तो नेचुरली बैरियर भी चला गया। मॉन्स्टर ने लाइटनिंग को अपने हाथ में जकड़ लिया। लाइटनिंग पैनिक हो गया। यूएन ने कहा, बस एक मक्खी मार रहा हूं। मॉन्स्टर ने हाथ बंद किया और खून चारों तरफ फूट पड़ा। हॉल में ब्लड रेन होने लगी। यान स्टन्ड रह गया। फिर उसे समझ आया, उसके भाई को मारने वाला इंसान उसके सामने खड़ा है। उसने यूएन से पूछा, तू आखिर चाहता क्या है? यूएन ने एन को उठाया और बाहर ले जाते हुए रिप्लाई दिया, मैं यहाँ गोस्ट वेडिंग करने आया हूँ और प्लान है पूरी वांग फैमिली को नीचे भेजने का, ताकि सब रियूनियन कर सकें। तभी सीन में कोई और आया। प्रिंसिपल वांग वो पहले से युआन का इंतजार कर रहा था। युआन ने पूछा, इतना ईजर है अपने बेटे का बदला लेने को? वांग गुस्से से बोला, अगर मैं बदला नहीं लूं तो बाप कहलाने लायक नहीं हूं। मैं अपने फैमिली के लिए जस्टिस रिक्लेम करूंगा। यूएन ने पूछा, तेरे बेटे ने जिन लोगों को मारा उनका क्या? ऊपर से उसने गोस्ट वेडिंग भी इनिशिएट किया। प्रिंसिपल वांग ने एरोगेंट होकर रिप्लाई दिया, फोर्ट्रेस में कॉमनर्स की जान चींटियों से भी सस्ती है और कोई चींटी कुचलने पर जिम्मेदारी नहीं लेता। लिन फैमिली की बेटी को मेरे बेटे के साथ दफन करना उनकी फैमिली पर मेरी दया है। उसने यूएन से कहा, तू यहां से निकल नहीं पाएगा, एक्सटर्मिनेशन शुरू करो। यान ने एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड बुलाया। रेडियंस एकेडमी के हर जनरेशन के एलीट स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स सबने युआन को घेर लिया और जोर शोर से अटैक करने दौड़े। लेकिन यही तो युआन चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि कोई जिंदा बचे। उसने रीजन दिया, सच्ची शादी वो होती है जिसमें सबको अंडरवर्ल्ड भेजा जाए। उसने एक ब्लैक एंड व्हाइट वूचोंग बीस्ट समन किया, ग्रेड 0, और अभी एवॉल्व भी नहीं हुआ था। वो मॉन्स्टर्स को ये अजीब सा इंस्ट्रूमेंट बचा रहे थे। यान सरप्राइज्ड था, ये क्या है? मॉन्स्टर्स ने अपनी स्किल एक्टिवेट की। बिल्डिंग के बाहर ब्राइट पर्पल लाइट फैली और एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के लोगों की सोल्स उनके बॉडीज से निकल गई। किसी ने पहचान लिया, ये तो सोल लॉकिंग मॉन्स्टर है जो साउंड वेव्स से अटैक करता है। एबिस में ये मिले तो पूरी टीम का वाइप आउट हो जाता है। एन ने सबको बोला, मेरे 10 मीटर के अंदर रहो, तभी सोनिक अटैक रेजिस्ट कर पाओगे। यान ने सबको ऑर्डर दिया कि वो 4 स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स के आसपास इकट्ठा हो जाएं, जो हाफ अवेकेंड स्ट्रेंथ तक पहुंचे थे, और फिर प्लान आगे बढ़ेगा। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट लिन, जो अपने 10 मीटर की त्रिज्या में सबको प्रोटेक्ट कर सकती थी। उसने साफ कहा, जो भी पास आया मैं उसे मार दूंगी। दूसरा था प्रेसिडेंट जे, जिसका त्रिज्या 20 मीटर थी। उसने कड़क अंदाज में बोला, मैं वीक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता। तीसरा था प्रेसिडेंट ट्विलाइट, जिसकी प्रोटेक्शन रेंज 30 मीटर थी। और आखिरी था प्रेसिडेंट मो, जिसकी रेंज पूरी 500 मीटर थी।
एमओ ने कहा, ये सोल लॉकिंग बीस्ट सोनिक अटैक करता है, लेकिन इसकी फिजिकल डिफेंस बहुत वीक है। मैंने इसके वीक पॉइंट्स पहले ही लॉक कर लिए हैं। सबने उसकी बात मान ली। अचानक बर्फ गिरने लगी, लेकिन करीब से देखने पर वो पेपर कॉपर कॉइन्स थे, गोस्ट वेडिंग के लिए, और उनमें जहर था। एक आदमी इंस्टेंटली जहर से खून उगलने लगा। कई लोग ऐसे ही गिरे। ऐसा लग रहा था जैसे पॉइजन उनके बॉडी को अंदर से काट रहा हो। यिन ने आइडेंटिफाई किया कि ये स्पोर्स हैं, जो यिन कॉर्प्स मदर वाइन आम के मॉन्स्टर से निकले हैं। ये एक बड़ा गोल मॉन्स्टर था, टेंटिकल्स के साथ। वो सेमेट्री के क्रॉस पर दिखाई दिया। युआन ने कहा, गोस्ट वेडिंग में हर चीज को इसके साथ दफन होना चाहिए। प्रेसिडेंट मो ने बताया कि यिन कॉर्प्स मदर वाइन सिर्फ एक ग्रेड ई मॉन्स्टर है, लेकिन अगर इसकी जड़ें ग्रेव्स तक पहुंच जाएं तो ये कॉर्प्सेस को नरिशमेंट बनाकर तेजी से इवॉल्व कर सकता है। सेमेट्री में नोबल्स और पावरफुल फिगर्स की रिमेन्स भरी हैं, तो ये मॉन्स्टर इवॉल्व होकर ग्रेड सी तक पहुंच चुका है, और अगर ऐसे ही इवॉल्व करता रहा तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन मो कॉन्फिडेंट था, ये मर्डरर अनलकी है कि मुझसे टकरा गया, इसकी कोई भी योजना सफल नहीं होगी। उसने ऑर्डर दिया कि सब स्पोर्ट्स से बच नहीं सकते, तो बाकी लोग कवर ढूंढने की बजाय 4 प्रेसिडेंट्स उसके साथ फुल स्पीड पर अटैक करें। वो श्योर था कि अगर एवोल्यूशन पूरा होने से पहले उसे हरा दें तो जीत उनकी होगी। प्रेसिडेंट्स ने हामी भरी, अपने बॉडी को ऑरा से कवर किया और उड़कर उस पर चढ़ाई कर दी। लेकिन अटैक की इंटेंसिटी ब्लिजर्ड जैसी थी, जिससे प्रेसिडेंट लिन ने कहा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मो ने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मेशन फॉलो करो, आसानी से ब्रेक कर लेंगे। हॉल के अंदर यान एनिमी की टैक्टिक ऑब्जर्व कर रहा था, कॉर्प्स वाइन स्पोर्स यूज करके 100 मैन कॉर्प्स को टीम अप होने से रोकना। उसने डाउट किया कि क्या चारों ग्रेट गिल्ड लीडर्स अकेले उसे हरा पाएंगे। उसके पिता ने अश्योर किया, चिंता मत कर, हमारे पास वांग मो है। मैंने उसे स्लम से उठाया था, फोर्ट्रेस के गार्डियन की तरह है। हमने उस पर एंडलेस रिसोर्सेस खर्च की। वो एबिस में अवेकेंड बीस्ट्स को भी 100% जीत रेट से हराता है। वो कुछ भी करेगा जीतने के लिए। लेकिन गिल्ड लीडर्स की हालत देखकर लग रहा था जैसे उनकी लाइफ फोर्स सक हो रही हो। मो ने कहा, मेरी 100% जीत का रीजन ये नहीं है कि मैं हर बैटलफील्ड चेंज 10 मिनट पहले प्रिडिक्ट कर सकता हूं, बल्कि ये भी है कि मैं हर जीत के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं। यान शॉक हो गया जब उसने देखा कि मो ने टेम्पररी अवेकनिंग की और 3 ग्रेट गिल्ड लीडर्स को डिवॉर कर लिया। इसके उलट प्रिंसिपल वोंग खुश था। उसे लगा कि स्लम्स से आया जीनियस एमओ अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने याद किया कि सालों पहले एमओ के भाई ने उसकी अडॉप्शन अपोज की थी, तो मो ने उसे जलाकर मार दिया था। मो ने कहा, मेरी स्पेशल एबिलिटी ने स्पेस से सील कर दी है, अब बोन फेस्ड बीस्ट भी नहीं निकल सकता, और कॉप्स वाइन को इवॉल्व होने में बस 3 मिनट और चाहिए। लेकिन अचानक एक बीम ऑफ लाइट उसकी चेस्ट को पियर्स कर गई। वो शॉक हो गया, सील कैसे टूट गई? फिर देखा कि कॉप्स मदर वाइन इवॉल्व हो चुका है। उसने कहा, इम्पॉसिबल, अभी तो 3 मिनट बाकी थे। यूएन ने जवाब दिया, मैंने मॉन्स्टर को इक्विप किया है प्लस 10% इवोल्यूशन स्पीड के साथ। प्रिंसिपल वांग यकीन नहीं कर पा रहा था कि मो हार गया। वो फ्यूरी हो गया। उसका बेटा गया, अब फॉस्टर सन भी गया। युआन ने समझ लिया कि फॉस्टर सन उसके असली बेटे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस पर वांग ने अनगिनत रिसोर्सेस खर्च किए थे ताकि वो फोर्ट्रेस का प्रेसिडेंट बने। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। यूएन ने कहा, तेरे बदले की प्यास ने तुझे अपना ट्रम्प कार्ड जल्दी इस्तेमाल करा दिया। अब वोंग फैमिली का फ्यूचर पूरी तरह खत्म है। प्रिंसिपल वोंग ने पूछा, तू है कौन? हमारी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है? कोइंसिडेंटली डिस्गाइज स्किल का टाइम खत्म हुआ और उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ गई। प्रिंसिपल वांग शॉक्ड था कि ये यूएन है, जबकि प्रिजन ने कंफर्म किया था कि वो मारा जा चुका है। यूएन ने रिवील किया, डेथ नोटिस मैंने ही लिखा था। उसने याद दिलाया कि वो गोस्ट मैरिज के लिए गिफ्ट लाया है स्टीवर्ड का सिर। टर्न्स आउट स्टीवर्ड प्रिंसिपल वांग का बड़ा भाई था। गुस्से में यान ने युएन पर हमला किया, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन युएन ने उसे स्किल स्पेस एनश्राउडमेंट से ब्लॉक कर दिया। प्रिंसिपल वांग का फॉस्टर सन मो अब कॉर्प्स मदर वाइन का गार्ड बन गया। युएन को मो की स्पेशल एबिलिटीज सच में यूजफुल लगी। उसने फैसला किया, अब टाइम है फॉस्टर सन पूरे वोंग फैमिली को आफ्टर लाइफ तक एस्कॉर्ट करे। प्रिंसिपल वांग ने यूएन की सिस्टर को बार्गिन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यूएन ने मो को ऑर्डर दे दिया, मार डाल। मो ने अपनी एबिलिटी स्पेस शैटर से बैरियर तोड़ दिया और वोंग फैमिली मेंबर्स
राख बन गए। एमसी को पता ही नहीं था कि जिस वक्त उसने सीलर को मारा उसने अपनी असली सिस्टर को शैडो डबल से बदल दिया था। बोन फेस्ड बीस्ट आगे बढ़ता रहा और यूएन अपनी सिस्टर को लेकर घर जाने लगा, इससे पहले कि फोर्ट्रेस के डूम इनवॉइस पहुंचे। कुछ दिन बाद ब्लैक हुड पहने हुए लोगों का एक ग्रुप कैंडल मार्च करता हुआ सड़क पर निकला और चिल्ला रहा था, अपोकालिप्स जरूर आएगा, सिर्फ मॉन्स्टर्स की पूजा करके ही हम सरवाइव कर सकते हैं। वो लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि वो ज्वाइन करें ताकि खुद को बचा पाएं और ह्यूमैनिटी की आखिरी स्पार्क बन सके। उन्होंने दावा किया कि वो सेमेट्री इंसिडेंट जिसने पूरे फोर्ट्रेस को हिला दिया असल मॉन्स्टर्स के अराइवल का संकेत है और फोर्ट्रेस अब उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मॉन्स्टर्स की वर्शिप ही उनका आखिरी रास्ता है। हमारा बॉय ये सब सुन रहा था। एन कल्ट की मेंबर बन गई और खबर फैलाने लगी। उसने रेकमेंड किया बोन फेस्ड बीस्ट नंबर 1 को क्योंकि उस बीस्ट ने उसे बचाया था। उसने कहा कि वो एक डिवाइन मैसेंजर है जो सच में ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। उसने दावा किया कि उसने खुद को पूरी तरह उसे समर्पित कर दिया है। यूएन को लगा कि ये ज्यादा हो रहा है, आखिर वो बस एक बोन फेस्ड बीस्ट ही तो था। एन ने यूएन को भी इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए, खासकर क्योंकि वो सेमेट्री इंजन से बचे हुए लोगों में से एक था। उसने कहा, अगर मेरे मास्टर ना होते तो टियर 6 एबिलिटी यूजर जैसे तू अब तक मर चुका होता। यूएन ने पूछा, तू इसे वर्शिप कैसे करती है? एन ने पैशन से रिप्लाई दिया, मैं अपनी हर चीज, सोल, बॉडी सब अपने मास्टर को समर्पित कर दूंगी, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, यही मेरी डिवोशन है। यूएन ने उसे सजेस्ट किया कि थोड़ा होल्ड बैक करे और वहां से निकल जाए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो जाए क्योंकि उसका गोल था बोन फेस्ड बीस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में मशहूर करना, फिर वर्ल्ड स्टेज पर लाकर उसे इस दुनिया का वन ट्रू गॉड बनाना। अंदर ही अंदर युआन को लग रहा था कि दुनिया अजीब डायरेक्शन में जा रही है। तभी मो आया जस्टिस डिवीजन से। युआन ने कंफर्म किया कि अभी तक किसी को पता नहीं चला कि जस्टिस डिवीजन का यंगेस्ट डिप्यूटी मिनिस्टर पहले ही मर चुका है। कॉर्प्स गार्ड मो ने रिप्लाई दिया, मैं बहुत केयरफुल था, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, अथॉरिटी यूज करके सेमेट्री बैटल के सारे निशान मिटा दिए। उसने रिपोर्ट किया कि हुआंग लोंग, जिसने वांग फैमिली की सारी संपत्ति इनहेरिट की, इन्वेस्टिगेट हो चुका है। वो फोर्ट्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट अवेकेंड है, जिसके अनगिनत डिसाइपल्स हैं और यान ऑफिशियली उसका डिसाइपल बन चुका है। ये सुनकर यूएन को समझ आ गया कि लॉन्ग उससे मिलने क्यों बुलाना चाहता है। वांग फैमिली की संपत्ति निकलने के बाद लॉन्ग अब फैसाड बना रहा था कि वो उनकी तरफ से फ्यूड रिजॉल्व करेगा। यूएन ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगा। एमओ ने उसे वार्न किया कि सावधान रहे क्योंकि लॉन्ग बहुत स्ट्रांग है। उसने सजेस्ट किया कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करे, लेकिन यूएन का अपना प्लान था। उसने मो से कहा कि जस्टिस डिवीजन में अंडर कवर बना रहे। उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एक कॉर्प्स गार्ड कार्ड है। एमओ ने कैलमी कहा, मैं पहले ही मर चुका हूं, अब जो लाइफ है वो सिर्फ आपकी है मास्टर, आप जब चाहें रिक्लेम कर सकते हैं, मैं आपका सबसे लॉयल डॉग बनकर रहूंगा। यूएन ने उसे भेज दिया और कहा अगला कमांड का इंतजार करे। इसके बाद यूएन हुआंग लोंग से मिलने निकल पड़ा। फायर ड्रैगन एबिलिटी हॉल के अंदर यूएन पहुंचा। वहां रेड जैकेट्स पहने गार्ड्स खड़े थे जो रास्ता बना रहे थे थ्रोन पर बैठे आदमी तक। थ्रोन पर बैठे आदमी ने पूछा, क्या तू लिन फैमिली का प्रतिनिधि है? यूएन ने रिप्लाई दिया, हाँ। उसने कहा, मैंने वांग फैमिली की संपत्ति मेंटर के तौर पर ले ली है, इसलिए उनका बचा हुआ फ्यूड रिजॉल्व करना मेरा ड्यूटी है। उसने उसे सफेद कपड़े फेंक दिए और कहा, तेरी बहन को वांग फैमिली के दूसरे बेटे से गोस्ट मैरिज करनी थी, लेकिन गोस्ट मैरिज इंसिडेंट में पूरी वांग फैमिली मर गई। किलर चाहे कोई भी हो, इसकी सजा तुम्हारे फैमिली को भुगतनी होगी। यूएन ने रिकॉग्नाइज किया कि ये मोर्निंग क्लोथ्स थे। लॉन्ग ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है, उसके बाद तुम्हारी फैमिली के तीनों मेंबर्स ये पेपर क्लोथ्स पहनकर चारकोल जलाकर सुसाइड करेंगे। यही मैटर सेटल करने का तरीका है। यूएन ने पूछा, अगर मैंने रिफ्यूज कर दिया तो? लॉन्ग ने कहा, फोर्ट्रेस में कोई अवेकेंड को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अवेकेंड को रिफ्यूज करने का मतलब है मौत से भी बदतर सजा। यूएन ने कामली कहा, मैं भी उतना ही पावरफुल हूं, मैंने अवेकेंड एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, अब टेक्निकली मैं प्री अवेकेंड रजिस्टर्ड हूं। अगर तू एग्जाम से पहले मुझ पर हाथ डालेगा तो लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ग्रेट अवेकिंग एग्जाम के खिलाफ जाएगा और फोर्ट्रेस के डुओसम डे एनवॉयस तुझे एग्जीक्यूट कर देंगे, चाहे तू अवेकेंड हो। डिसाइपल्स ये सुनकर शॉक हो गए। उन्हें लगा था कि वो बस एक साधारण स्टूडेंट है। लॉन्ग ने माना, तेरे पास दिमाग है, तूने फोर्ट्रेस के सबसे बड़े अवेकनिंग एग्जाम को शील्ड बना लिया। लेकिन उसने धमकी दी, क्योंकि तू मेरे टर्फ में आया है, मैं तुझे मारकर किसी और पर ब्लेम डाल सकता हूं। यूएन ने उसे फूल कहा और बोला, एक्ट करने से पहले सोच ले। लॉन्ग ट्रिगर हो गया और अब पावर्स दिखाने लगा। बोला, सारे स्ट्रगल और स्कीम्स बेकार हैं एक ट्रू अवेकेंड के सामने। यूएन अब भी इंसिस्ट कर रहा था,
तू मुझे नहीं मार सकता। इससे लॉन्ग और भड़क गया और उसने और ज्यादा फ्लेम्स छोड़ दी। लेकिन डिसाइपल्स कंफ्यूज हो गए क्योंकि टेम्परेचर अचानक गिर गया। साइड में खड़े डिसाइपल्स आइस में जम गए। लॉन्ग ने पहचान लिया ये ग्लेशियर इफेक्ट है। वो इम्प्रेस्ड भी हुआ कि यूएन को एक आइस टाइप अवेकेंड पैकर मिला है। फिर एक ब्लाइंड फोल्डेड औरत आई। उसने यूएन से पूछा, क्या चाहती है मैं इस बूढ़े को मार दूं? उसका नाम था निंग श्वान। लॉन्ग को पता था कि आइस टाइप अवेकेंड्स फायर को नेचुरली काउंटर करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम हूं, चाहे अपनी सोल ब्लड भी जलानी पड़े मैं इन्हें राख में बदल दूंगा। यूएन जानता था कि एक दिन फाइट जरूर होगी, लेकिन अब भी उसे अपनी सीनियर निंग की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने फिर दोहराया, तू मुझे नहीं मार पाएगा। उसने पॉइंट किया, अगर तू फोर्स से अटैक करेगा जबकि मेरी सीनियर सिस्टर प्रोटेक्ट कर रही है तो तू फेल होगा और डूम्सडे इंटरसेप्टर्स तुझे ग्रैंड ट्रायल डिस्टर्ब करने पर एग्जीक्यूट कर देंगे। यूएन ने सजेस्ट किया कि उनकी फाइट ग्रैंड ट्रायल के बाद ही हो। लॉन्ग हंस पड़ा। उसे मजाक लगा कि यूएन इतना कॉन्फिडेंट है कि वो ट्रायल पास कर लेगा। यूएन ने कामली रिप्लाई दिया, मैं पास करूं या फेल फर्क नहीं पड़ता। जब ट्रायल की प्रोटेक्शन हट जाएगी तू मुझे कभी भी मारने की कोशिश कर सकता है। फिर वो अपनी सीनियर सिस्टर के साथ वहां से चला गया। निंग ने लॉन्ग से कहा, एक्सट्रीम फ्रॉस्ट इफेक्ट 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तूने मेरे जूनियर भाई को ट्रायल से पहले छुआ भी तो चाहे मैं तुझे मार ना पाऊं फिर भी तेरे सारे दीक्षों को स्लॉटर कर दूंगी। बाहर चलते हुए उसने यूएन से कहा, मैं जल्द ही वापस नॉर्दर्न अबिस लौटने वाली हूं। इस बार मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन आखिरकार तुझे खुद फेस करना होगा। कल्टीवेशन में डिले नहीं होना चाहिए। यूएन ने समझा कि वो सही कह रही है। उसे पता था कि निंग उसे प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल देखती है और उनकी दोस्ती को वैल्यू करती है, लेकिन आखिर में उसे खुद पर ही भरोसा रखना होगा। फिर भी वो क्यूरियस था कि वो इतनी जल्दी एबिस में क्यों लौट रही है जबकि अभी अभी वापस आई थी। उसने वेग जवाब दिया, दुनिया और ज्यादा डेंजरस हो गई है, यहाँ तक कि फोर्ट्रेस नंबर 26 भी रिस्क में है। हमारा फोर्ट्रेस भी अब सेफ नहीं है। उसने एडवाइस दी कि जल्दी स्ट्रांग बने और अवेकन ग्रैंड ट्रायल पास करे। यूएन कॉन्फिडेंट था कि वो कर लेगा। उसने उसे गुड बाय कहा, लेकिन यूएन ने उसे रोका। उसने अपने माथे से पत्ता हटाया। निंग ब्लश कर गई, लेकिन उसने उसे वार्निंग दी, ऐसे अचानक करीब मत आना, नहीं तो मैं इंस्टिंक्टिवली तलवार निकाल लूंगी। और फिर वो चली गई। अंदर ही अंदर यूएन जानता था कि वो अबिस से सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट पर लौटी थी। इससे उसे मोटिवेशन मिला कि वो इतना स्ट्रांग बने कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी एक ब्लैक शाइनी कार उसके पास रुकी। लिन कार से उतरी और रिपोर्ट किया कि उसने उसकी मांग के मुताबिक सब प्रिपेयर कर लिया है। यूएन खुश हुआ कि उसका जजमेंट सही था। लिन सच में केपेबल थी, मुश्किल काम भी कुछ दिनों में पूरा कर सकती थी। लिन ने कहा, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपके बर्डन को कम करूं। उसने एडमिट किया कि प्रोसेस में कुछ बम्स आए, लेकिन जब उसने केमैन की वाइफ और किड्स को ब्लैक प्रिजन में डाला तब उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसकी रूथलेसनेस और डिसाइसिवनेस देखकर यूएन को लगा कि वार्डन की पोजीशन उस पर परफेक्टली सूट करती है। लिन ने उसे ब्लैक प्रिजन इविट किया ताकि वो पूरे मामले को ओवरसी कर सके। यूएन कार में बैठ गया। ब्लैक प्रिजन अंडरग्राउंड ऑक्शन एवेन्यू में एक ब्राउन हेयर आदमी ने सूट पहनकर एक औरत से पूछा, तू भी यहाँ कैसे? उसने बताया कि उसे डार्क वेब से इन्फो मिली थी और एंट्री टिकट के लिए 3 लाख खर्च किए। औरत ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ भी खर्च नहीं किया, मेरे डैड ने कुछ फेवर्स खींच लिए, इसलिए मुझे एंट्री मिल गई। दोनों क्यूरियस थे कि ब्लैक प्रिजन ने इस बार इंस्पिरेशन कहाँ से ली। उन्हें पता था कि डेथ रो इनमेट्स और टिकट्स ही काफी प्रॉफिटेबल हैं। उन्होंने नए वार्डन को अंडरवर्ल्ड का जीनियस कहा। किसी ने कहा, जो भी उससे शादी करेगा वो 10 साल की मेहनत बचा लेगा। लेकिन एक आदमी ने डिसएग्री किया और कहा, भले ही वो नाजुक लगे लेकिन वो हाई माइटी क्वीन जैसी है, हमारे जैसे लोग उसे छू भी नहीं सकते। वीआईपी रूम में लिन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और अपने मास्टर को ऑक्शन का कैटलॉग रिव्यू के लिए दे रही थी। युआन ने रिव्यू किया और देखा कि ब्लैक प्रिजन के ट्रेजर्स के अलावा उसने कई बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से लूट भी ला दिया था। यूएन ने उसकी तारीफ की। लिन ने बताया कि उसने उन्हें लूर करके ऐसे आइटम्स भी लिस्ट में डलवा दिए जो उसके मास्टर स्पेसिफिकली चाहता था। यूएन ने उसे फिर से सराहा। उनका मेन गोल था फंड्स रेस करना ताकि ब्लैक प्रिजन एस क्लास मेटेलिक मिमिक बीस्ट को कंटेन कर सके। लेकिन लिन ने कहा, अगर आपको पसंद हो तो आप वो ट्रेजर भी ले सकते हो जो आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन हेड्स अप, उस आइटम के लिए बहुत कंपटीशन होगा और मैं गारंटी नहीं कर सकती कि आप बिड जीतेंगे। सजेशन है कि शैडो थीव्स को ही खत्म करके उनसे छीन लें। यूएन ने कामली कहा, नो नीड, रिस्क लेने और पकड़े जाने की जरूरत नहीं। मुझे फेयर कंपटीशन एंजॉय करना पसंद है। मैं ऑक्शन में रेगुलर कॉम्पिटिटर बनकर ज्वाइन करूंगा। ऑक्शन शुरू हुआ।
लिन ने सबका वेलकम किया और इसे लॉ और ऑर्डर की फॉरबिडन लैंड कहा। उसने बताया कि ये डार्क से आए एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेजर्स का फीस्ट है। एक मोटे आदमी ने लिन के लाल घुटनों को देखा और अंदाजा लगाया कि वो काफी देर से घुटनों पर बैठी होगी। उसके बगल वाले आदमी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो हमारे ऊपर खड़ी है, वो किसी को खुश करने के लिए घुटनों पर नहीं बैठेगी, शायद बस कहीं टकरा गई होगी। फिर ऑक्शन का पहला आइटम आया। लिन ने माइक होस्ट को दे दिया। जब रेड कवर हटाया गया तो एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कुर्सी पर बना था और मुंह बंद था। क्राउड थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। होस्ट ने उसे इंट्रोड्यूस किया, यह है डॉक्टर मार्क, डेथ रो इनमेट, जिनकी सुबह इलेक्ट्रोक्यूशन होनी थी। नाम सुनते ही क्राउड पहचान गई। ये तो वही सीरियल किलर है जिसने 18 मर्डर्स किए थे। सबको डिस्गस्टिंग लगा कि उसे ऑक्शन पर रखा गया है। किसी ने रीजन दिया, लेकिन इसने कभी कोई सर्जरी फेल नहीं की। डूम्सडे वर्ल्ड में जहां सबको अपनी जान की फिक्र है, टॉप टियर सर्जन बहुत कीमती होता है। ऑडियंस में से किसी ने बिड किया 2 मिलियन, मेरे फादर को हार्ट सर्जरी चाहिए। लेकिन किसी और ने हायर बिड दिया क्योंकि उसे स्पाइनल सर्जरी की जरूरत थी। होस्ट ने क्लैरिफाई किया, डॉक्टर मार्क की स्टार्टिंग बिड 50 मिलियन है। सब शॉक्ड रह गए। किसी ने कंप्लेन किया, ये तो बहुत महंगा है। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी बोला, मेरे बेटे का अबिस में ब्रेन डैमेज हो गया था, मुझे डॉक्टर मार्क चाहिए। वो फोर्ट्रेस की 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक का हेड था, हो फैमिली का हो डे। उसने 50 मिलियन की बिड लगा दी। एक रेड हेयर्ड औरत ने 55 मिलियन की बिड लगाई क्योंकि उनकी शाइनिंग एरा मेडिकल को टॉप सर्जन चाहिए। ये औरत थी सीईओ शू बिंग। किसी और ने 56 मिलियन बोला। फिर लोग आगे बिडिंग करते रहे और प्राइस 60 मिलियन तक पहुंच गया। डी बहुत डेस्परेट था। उसने सीधा 80 मिलियन बोल दिया। उसने सबको चेतावनी दी कि रुक जाओ और समझो, मैं अपने बेटे की जान बचाना चाहता हूं। बिंग ने आर्ग्यू किया, मैं ह्यूमैनिटी बचाना चाहती हूँ। उसने 85 मिलियन बिड कर दिया। यह सुनकर डावर गुस्से में आ गया और उसने अमाउंट डबल करके 170 मिलियन बोल दिया। उसने धमकी दी, अगर किसी ने मेरे बेटे की लाइफलाइन रोकने की कोशिश की तो मैं ये पैसे उसके फ्यूनरल पर खर्च कर दूंगा। सबको लग रहा था कि वो आदमी अपना दिमाग खो चुका है। दूसरी तरफ ब्लैक प्रिजन को एक जैकपॉट मिल गया। एक जीरो कॉस्ट कैदी को लगभग 200 मिलियन में बेच दिया। बिंग के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। होस्ट ने होदे को कांग्रेट्स कहा कि उसने डॉक्टर मार्क जीत लिया है। साथ ही वार्निंग भी दी कि डॉक्टर मार्क की मेंटल स्टेट अनस्टेबल है, इसलिए उसे संभल कर इस्तेमाल करें। फिर होस्ट ने आइटम्स 2, 3 और 4 निकाले। आइटम 2 था एक आइस टाइप सुपर ह्यूमन का हार्ट, जिसे अभी अभी एग्जीक्यूट किया गया था। अगर ट्रांसप्लांट हो तो परफेक्ट कंपैटिबिलिटी के साथ टीयर 3 आइस एबिलिटीज मिल सकती हैं। आइटम 3 था एक फीमेल प्रिजनर जिसके पास हिप्नोसिस पावर्स थी। वो अमीर लोगों की इंसोम्निया स्पेशलिस्ट थी और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती थी। आइटम 4 था एक पर्सनल होटल जो ए ग्रेड डेथ रो इनमेट का था। इसमें बिल्ट इन टॉप क्लास रिफ्यूज लेवल डिफेंस सिस्टम था, जिससे ये परफेक्ट डूमडेज्ड शेल्टर्स बन जाता। हर आइटम की स्टार्टिंग बिड 1 मिलियन रखी गई। क्राउड पागल हो गई। हर आइटम के लिए अलग अलग ऑफर्स आने लगे। यूएन खुश था कि सब सही ट्रैक पर चल रहा है और 300 मिलियन का सिक्योरिटी डिपॉजिट जुटाना आसान हो जाएगा ताकि एस क्लास मेटेलिक मिमिक पीस को कंटेन किया जा सके। उसने लिन की तारीफ की उसके हेवन गिफ्ट्स, आइटम सिलेक्शन और बिजनेस माइंडेडनेस के लिए। लिन ब्लश कर गई और ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए बोली, आप कभी भी अपने गिफ्ट का रिबन खोल सकते हैं। छत पर बैठा स्पाइडर मॉन्स्टर इरिटेट हो गया। लिन ने उसे समझाया, जेलस मत हो, हम सब अपने मास्टर के हैं। यूएन ने सबको चुप कराया और कहा, बैक टू बिजनेस। लिन ने रिपोर्ट किया, जैसा मास्टर ने प्रिडिक्ट किया था, पहला आइटम हो फैमिली ने जीता। और क्योंकि हो फैमिली फायर ड्रैगन डोजो का मेन स्पॉन्सर है, अब उनकी डोजों की बजट बहुत ड्रास्टिकली लो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जबरदस्ती डॉक्टर लेने की वजह से उन्होंने दुश्मन बना लिए। यूएन मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि जिस मोमेंट हु फैमिली ने फायर ड्रैगन डोजो को सपोर्ट किया, उनकी किस्मत सील्ड हो गई। फिर उसने पूछा, कौन सा आइटम एबिसल सिल्वर स्पाइडर को इवॉल्व करने वाला मटेरियल रखता है? नेक्स्ट आइटम ऑक्शन का हाईलाइट था ब्लड आर्ट स्टैच्यू, जो हिडेन थीव्स ग्रुप से आया था। इसे एपोक्लाइप्स के 3 महान स्कल्प्टर्स में से एक होनग ने क्राफ्ट किया था। आर्टिस्टिक वैल्यू के अलावा इसका मेन फंक्शन था कल्टीवेशन एनर्जी देना पूरे 300 मीटर रेडियस में। कुछ डोजोज के पास भी ऐसे ट्रेजर्स नहीं होते। ये वो चीज थी जिसके सपने सारे डोजोज और नोबल फैमिलीज देखते थे। स्टार्टिंग बिड थी 50 मिलियन और ये कुछ मॉन्स्टर्स को इवॉल्व भी करा सकता था। शाओ युएन, थंडर एबिलिटी डोजो का 9th डिसाइपल और अवेकन्ड वन, ने सोचा ब्लड अर्थ स्टैच्यू
निंग श्वान को प्रपोज करने के लिए परफेक्ट गिफ्ट है। निंग फैमिली इसे रिफ्यूज नहीं कर पाएगी। क्राउड ने उसे नोटिस किया क्योंकि उसने पहले ऑक्शन के आइटम्स 2 और 4 जीत लिए थे। इससे साफ था कि जियाओ फैमिली फोर्ट्रेस की रिचेस्ट नोबल फैमिलीज में से एक है। लोग गॉसिप करने लगे कि जियाओ और निंग फैमिलीज का पहले से मैरिज एग्रीमेंट है, लेकिन श्वान हमेशा से अगेंस्ट रही है। अब ब्लड अर्हट के साथ निंग फैमिली उस पर प्रेशर डाल सकती है। उसे रिलीफ था कि उसके अच्छे कनेक्शंस लॉन्ग से हैं, लेकिन फिलहाल उसका फोकस था ब्लड अर्हट जीतना और एंगेजमेंट सील करना। दरअसल यूएन उसे बेट कर रहा था। आधा साल पहले वेस्ट अबिस प्लाजा में थंडर डोजो ट्रायल डिसाइपल टीम ट्रेनिंग कर रही थी। वो कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत देर से घुटनों पर बैठे हैं, लेकिन 9th सीनियर ब्रदर अब तक नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि वो जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है। ये किसी ने कहा वो एरोगेंट नोबल जीनियस है, ट्विस्टेड फ्रीक है जिसे वीकलिंग्स को टॉर्चर करने में मजा आता है। तभी शाओ युएन उड़ते हुए आया। उसने लेट आने के लिए माफी तक नहीं मांगी। एक डिसाइपल ने कंप्लेनिंग वाले को चुप कराया। निनत सीनियर आ गया है, अगर उसने तुझे सुन लिया तो तेरी जबान काट दी जाएगी। शाओ युएन ने कैजुअली कहा, सॉरी मैं लेट आया क्योंकि ओवर स्लीप हो गया था। डिसाइपल ने मटर किया, पिछली रात वाली जूनियर सिस्टर्स को ब्लेम करो। सामने वाला डिसिप्लिन बोला, इंथ्यूजियास्टिक नहीं। शायद वो डर गई थी, क्योंकि जो भी रेजिस्ट करता है वो उसके हाथों मर जाता है। वो सब चाहते थे कि साइको को पनिशमेंट मिले, लेकिन शाओयुएन ने एरोगेंटली कहा, अवेकेंड वन जैसे मैं नोबल ब्लड से पैदा हुआ हूं और तुम लो बॉर्न एबिलिटी यूजर्स सिर्फ मॉर्टल्स हो। अगर मॉर्टल्स गॉड से नाराज होते हैं तो डिवाइन पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तुम सब एबिस ट्रायल में कैनन फॉडर हो और मेरी होने वाली ट्रायल पार्टनर वो लड़की है। तुम में से कोई उसके बारे में सोचना भी मत, वो सिर्फ मेरी है। फिर उसने एक पावरफुल स्ट्राइक मारा और कई ट्रेनीज को किल कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो उसका यही हाल होगा। उसे पूरा भरोसा था कि उस दुनिया में कोई उससे कम्पीट कर ही नहीं सकता। ऑक्शन हाउस में वापस वो एरोगेंट था कि कोई उससे कम्पीट करेगा ही नहीं। वो सोचता था कि बाकी सब नोबडी हैं। बिंग ने 60 मिलियन की बिड लगाई क्योंकि उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर को ब्लड आरहार्ट चाहिए। क्यूरेटर लियंग जिन ऑफ ब्लड सन म्यूजियम ने 70 मिलियन की बिड लगाई अपनी प्राइवेट कलेक्शन के लिए। शाओ युआन ने सीधा 100 मिलियन बोल दिया। वहां बाकी लोग शॉक्ड थे, खासकर जब यह तीसरा आइटम भी 100 मिलियन पार कर गया। सबने कमेंट किया कि शाओ फैमिली कितनी रिच और पावरफुल है। बिंग ने एक 110 मिलियन बिड किया, लेकिन जिनको भी वो आइटम चाहिए था तो उसने एक 120 मिलियन लगा दिया। शाओ युएन ने उसे क्रश करने के लिए सीधे 200 मिलियन बोल दिया। उसे पता था कि जाइन का प्राइवेट म्यूजियम असल में एक एसासिन ट्रेनिंग बेस है। उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं कल ही इसे जला दूंगा। और बिंग के बारे में उसे पता था कि वो फाइट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका बजट सिर्फ एक 190 मिलियन तक है। दोनों क्रश्ड दिखे। शाओ युआन ने जोर दिया, जो चीज मैं चाहता हूं उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ऑडियंस में बैठी एक औरत ने कहा कि यंग मास्टर जाओ ने डील सील कर ली है। सबको लगा कि जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई भी इस एरोगेंट मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, लेकिन लिन ने सबको करेक्ट किया। अभी खत्म नहीं हुआ है। प्राइवेट रूम से वीआईपी ने बिड लगाया है। अमाउंट था 201 मिलियन। यंग मास्टर जाओ ने तुरंत 220 मिलियन बोला। वीआईपी ने 221 मिलियन। शाओ युआन को लगने लगा कि वीआईपी जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है क्योंकि हर बार सिर्फ 1 मिलियन ज्यादा बोल रहा है। वो इरिटेट हो गया और ऑर्गेनाइजर से पूछा, तुम लोग कुछ करोगे भी या नहीं? लिन ने कामली जवाब दिया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ऑक्शन जारी रहेगा। गुस्से में आकर शाओ युआन ने 250 मिलियन बोला। वीआईपी ने फिर 251 मिलियन। जाओ फैमिली का यंग मास्टर 260 मिलियन बोला। वीआईपी ने 261 मिलियन। ये चलता रहा जब तक बिडिंग 300 मिलियन तक नहीं पहुंच गई। शाओ युआन अब पिस्ड था। उसने पूछा कि ये वीआईपी है कौन? उसने कहा, फोर्ट्रेस में शो फैमिली की अभी भी इन्फ्लुएंस है। ये आइटम शाओ और निंग फैमिली की मैरिज अलायंसेस से जुड़ा है। मेरे लिए श्वान से शादी करना क्रूशियल है, इसलिए वीआईपी को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए और बिडिंग रोक दे। वीआईपी ने स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश किया, तू कौन है मुझसे रिस्पेक्ट मांगने वाला? फिर दूसरा मैसेज, गेट लॉस्ट। शाओ युआन अब बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, अवेकेंड वन को नाराज करने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसकी हरकत का नतीजा ये हुआ कि आर्मी ने उस पर बंदूकें तान दी। लिन ने अनाउंस किया, ब्लैक प्रिजन के अपने रूल्स हैं। अगर कोई अवेकेंड भी रूल तोड़ेगा तो उसे ब्लैक रेडिएशन गन्स सप्रेस कर देंगे और अगर ट्रबल किया तो उसकी बिडिंग राइट्स छिन जाएंगी। गुस्से में दांत पीसते हुए शाओ युआन ने 500 मिलियन की बिड लगा दी। युआन ने खुश था क्योंकि उसका ट्रैप अब ट्रिगर हो चुका था।
क्राउड शॉक्ड थी। इवन शाओ फैमिली के लिए 500 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं था। चिंग को पता था कि ये स्पॉइल्ड ब्रैट की एब्सोल्यूट लिमिट है, लेकिन अब कोई compete नहीं कर सकता था। शाओ युएन ने जोर देकर कहा कि वीआईपी को वहां बैठने का भी हक नहीं है, फिर भी उसने उसे चैलेंज किया। तभी वीआईपी ने मजाक उड़ाते हुए 800 मिलियन बिड कर दिया। क्राउड पागल हो गई। सब सोच रहे थे क्या ब्लड अर्हत वाकई इतना कीमती है। सबको लगा वीआईपी छियाओ युआन से भी ज्यादा क्रेजी है। वीआईपी ने स्क्रीन पर फिर इंसल्ट किया, तू वीकलिंग है, निकल जा। छियाओ युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, वेन्स तक बाहर दिखने लगी। तभी एक ब्लॉन्ड आदमी सामने आया और यंग मास्टर जियाओ को फंडिंग ऑफर की। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं इस ऑक्शन का एक्सक्लूसिव फाइनेंसिंग एजेंट हूँ, मिडिलमैन हूँ। टॉप 10 डार्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लोन सर्विसेज भी हैंडल करता हूँ। बस कोलेटरल चाहिए, फिर कोई भी अमाउंट बोरो कर सकते हो। शाओयुन गुस्से में था। उसे लगा ये लोन शार्क मौके का फायदा उठा रहा है, लेकिन शिंग ने क्लैरिफाई किया, मैं बस मदद कर रहा हूं और थोड़ी कमीशन कमा रहा हूं। शिंग के पास इंटेल था कि शाओयुन ने शाओ फैमिली की अबिस की माइंस कंट्रोल कर रखी हैं, लेकिन वो सिर्फ 600 मिलियन तक की फंड्स एक्सेस कर सकता है। शिंग को यह भी पता था कि जाओ फैमिली डेस्परेटली निंग फैमिली से मैरिज अलायंस चाहती है और ब्लड और हार्ट उसका की है। तो उसने सजेस्ट किया, अगर तुम अपनी 2 माइंस को कोलैटरल रखो तो मैं तुम्हें 1 अरब तक लोन दे सकता हूं। लिन ने ऑक्शन की सेकंड कॉल दी, क्या कोई और हायर बिड लगाना चाहता है? शिंग ने शाओ युएन को साइन करने को कहा, फंड्स तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। वीआईपी ने स्क्रीन पर फिर इंसल्ट डालकर चोक किया। शाओ युएन गुस्से से भड़क गया और पेन उठा लिया। शिंग ने विस्पर किया, मेरे इंटेल के हिसाब से वीआईपी 1.2 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकता। अगर तुम सीधा इतना बिड कर दो तो वो फंड्स अरेंज नहीं कर पाएगा और सब खत्म हो जाएगा। शाओयुन ने सोचा कि ये जरूरी है या नहीं, लेकिन आखिर में उसने साइन कर दिया। सबको लगा वो पागल हो गया है। क्राउड को भी कंफर्म हो गया कि शाओ फैमिली के पास सच में माइंस है। अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था और यही युआन का मकसद था। लेकिन वीआईपी ने 1.6 बिलियन बिड कर दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शिंग बिल्कुल काम रहा और शाओ युएन से कहा, अगर तुम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो मैं और 1 बिलियन फंड्स दूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी बाकी 6 माइनस कोलेटरल रखनी होंगी। शाओ युएन शॉक्ड था। तुम्हारा इंटेल तो कहता था कि वीआईपी 1.2 बिलियन से ऊपर नहीं जा सकता। शिंग ने सीधा जवाब दिया, हिडन फंड्स मिस हो गए थे। उसने निर्देश दिया, इस बार कोलैटरल रखकर सीधा 2 अरब बिड करो और अगर नहीं जीत पाए तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर देंगे। शाओ युएन गुस्से से फट पड़ा, लेकिन नेचुरली उसने साइन कर दिया। आखिरकार वीआईपी चुप हो गया। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जाओ फैमिली सिर्फ एक मैरिज अलायंस के लिए इतना बड़ा प्राइस देगी। शाओयुएन ने प्राउडली अनाउंस किया, जो चीज मैं चाहता हूं उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लिन ने अनाउंस किया, विनर यंग मास्टर जियाओ। शिंग ने उसे कॉन्ग्रेट्स बोला और याद भी दिलाया कि इंटरेस्ट टाइम पर देना होगा और कोलैटरल एसेट्स सेफ रहने चाहिए। उसने वार्न किया कि अगर ऐसा न हुआ तो उसे पूरे फोर्ट्रेस की डार्क फोर्सेस फेस करनी पड़ेंगी, जो ऑलरेडी कई नोबल्स से जुड़ी हुई हैं। शाओयुएन ने एरोगेंट अंदाज में रिप्लाई दिया, मैं कभी डिफॉल्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं गॉड हूं और जब मैं गेन कर लूंगा तब मैं फोर्ट्रेस का सच्चा गॉड बनूंगा। वीआईपी रूम में लिन ने यूएन को बताया कि ब्लड और हार्ट असल में डैमेज्ड आर्टिफैक्ट है। ब्लड और हार्ट पर होंग के डेथ रो डिसाइपल ने जो अरे कार्व किया था वो पहले से ही टैंपर किया गया है। जब ये निंग फैमिली को मिलेगा तो उनके कल्टीवेटर्स पागल हो जाएंगे और मैरिज अलायंस पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। शाओयुएन तुरंत अपने चॉपर की तरफ निकल गया। शिंग ने यूएन को रिपोर्ट किया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं। माइनिंग राइट्स को मेजर डार्क ऑर्गेनाइजेशंस के पास मॉर्गेज कर दिया गया है और जल्द ही इन्फो लीक होगी कि उन माइंस को शैडो क्रीचर्स ने करप्ट कर दिया है, इसलिए वो अब एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती। फिर मेजर क्राइम सिंडिकेट्स जिन्होंने लोन्स दिए थे जॉ फैमिली पर प्रेशर डालेंगे और जॉ फैमिली एक मैसिव वॉर्टेक्स में फंस जाएगी। लिन खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मास्टर ने सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग से किया। उसने पूछा, अब आगे क्या? यूएन ने कामली रिप्लाई दिया, सीड्स बो दिए गए हैं, अब बस ब्लूम होने का वेट करना है। हमारा असली दुश्मन फायर ड्रैगन है। शाओ युएन तो बस एपेटाइजर था। अभी सबसे जरूरी है अवेकेंड ट्रायल, जो 3 दिनों में शुरू होने वाला है। अवेकेंड एग्जाम से 1 दिन पहले युएन बेड से उठा, तभी कोई उसके रूम में घुस आया और उसे कंपेयर करने लगा उसकी सिस्टर से। युएन उठा और लिन को ग्रीट किया। लिन ने बताया कि उनके डैड ने फिर ब्रेकफास्ट बिगाड़ दिया तो उसे नीचे जाकर ब्रेकफास्ट खरीदना चाहिए। लिन ने अपना फार्मासिस्ट लाइसेंस भी ले लिया था और वो अब फार्मासिस्ट एसोसिएशन जा रही थी। उनके डैड ने फिर से कंपेयर करना शुरू कर दिया,
लिन हर महीने 10,000 से ज्यादा कमाएगी और क्राउड में स्टैंड आउट करेगी, और तू बस एक बेकार पैरासाइट है। यूएन ने अपने डैड से कहा, आप भी मेहनत करते रहो लेबर की तरह। फिर वो डाउनस्टेयर्स ब्रेकफास्ट लेने निकल गया। उसके डैड ने उसे रोककर 200 युआन दिए और कहा, हालांकि सेमेट्री इंसिडेंट में तू यूजुअली यूजलेस था, लेकिन तूने केओस के बीच अपनी सिस्टर को उठाकर वापस लाया, ये तेरी हिम्मत दिखाता है। लेकिन मैं जानता हूं तू वीक है, डेंजर महसूस हो तो हमेशा दूर रहना। यूएन ने कहा, ठीक है समझ गया, और जल्दी निकल गया क्योंकि ब्रेकफास्ट शॉप बंद होने वाली थी। उसका डैड नैगिंग करता रहा, लेकिन यूएन दौड़ पड़ा। उसने सोचा, ओवर प्रोटेक्टिव डैड सच में हेडेक है। शॉप ओनर ने पूछा, आज भी यूजुअल लोज? यूएन ने बोला, हाँ। उसका यूजुअल था एक मीट बन, फ्राइड डो स्टिक्स और सोय मिल्क। शॉपकीपर ने सब पैक करके दिया और एडवाइस किया, जल्दी निकलो वरना कोई लूट लेगा रास्ते में, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत डेंजरस थी। सड़क के दूसरी तरफ वाली औरत ने कहा, मैंने इसे बड़ा होते देखा है, ये हमारी गली का सबसे अच्छा बच्चा है। भले ही थोड़ा टिमिड है, लेकिन भरोसेमंद है। सच कहूं तो मैं चाहती थी कि अपनी 40 साल की बेटी की शादी इससे कर दूं। यूएन जब निकला तो बड़े लोग उससे बातें करने लगे। उसने कहा, मैं स्कूल जा रहा हूं, बाद में मदद करने आऊंगा। एक बूढ़ा आदमी आह भरते बोला, अच्छे बच्चे भी आखिर में फूड चेन के नीचे ही रहते हैं। तभी अचानक कई गाड़ियां वहां आकर रुकी। थग्स उतरे और बोले, बॉस ब्लैक वाटर प्रिजन से वापस आया है, वो सबको बुला रहा है। गली के लोग पीले पड़ गए। सब जानते थे कि बाओ वापस आ गया है और अब उनकी बुरी किस्मत शुरू हो गई। बाओ एक लाल बालों वाला आदमी था जिसके माथे पर स्टिचेस थे। उसने देखा कि सबका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन बोला, केओस बढ़ रहा है, सिक्योरिटी मेंटेन करना मुश्किल है, इसलिए अब प्रोटेक्शन फीस ट्रिपल होगी। एक आदमी ने समझाने की कोशिश की, ट्रिपल अमाउंट बहुत ज्यादा है, इससे हमारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। लेकिन बाओ ने साफ कहा कि उन्हें कोई वे आउट नहीं मिलेगा। या तो ट्रिपल दो या पूरे साल की सिक्योरिटी फीस एक साथ दो, वरना दुकानों को जला दूंगा और सबको पीटूंगा। उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। शॉपकीपर्स ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच यूएन वापस आया क्योंकि वो पेमेंट करना भूल गया था। बाओ ने उसे देखा और डर गया। शॉपकीपर्स ने उसे बचाने की कोशिश की और कहा, ये ऑनेस्ट बच्चा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन थग ने डिमांड किया कि ये किड भी सिक्योरिटी फीस दे। बाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस थग को जोर से मारा और चिल्लाया, मरने का शौक है क्या? सारे थग्स घुटनों और हाथों के बल गिर गए। यूएन ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? बाओ ने उसे मास्टर कहा और बोला, मैं अभी ब्लैक वाटर प्रिजन से निकला हूं और नहीं जानता था कि ये आपका इलाका है। मैंने आपके दोस्तों से पंगा लिया और इसीलिए मुझे मर जाना चाहिए। स्ट्रीट के लोग शॉक्ड रह गए। वो क्वाइट ऑनेस्ट किड एक्चुअली अंडरवर्ल्ड बॉस है। यूएन के मन में बस यही आया, अब तो मेरी इमेज पूरी कोलैप्स हो गई, अब पड़ोसियों का सामना कैसे करूंगा। बाओ ने प्रॉमिस किया कि अगर यूएन उसे माफ कर दे तो वो लॉयल्टी साबित करने के लिए अपना हाथ काट देगा। नेबर्स और शॉक्ड हो गए। यूएन ने बस प्रिटेंड किया कि वो कुछ नहीं जानता और ब्लैंक फेस के साथ बोला, तुमने मुझे किसी और से कंफ्यूज कर दिया है। यूएन ने सजेस्ट किया कि बाओ ने उसे शायद डू समझ लिया, जो अंडरवर्ल्ड का प्रिंस है और उसका क्लासमेट भी है, जिसका उससे काफी रिजेम्बलेंस है। बाओ ये सुनते ही पीला पड़ गया। सबॉर्डिनेट होने के नाते उसे पता था कि गलती होना नामुमकिन है, लेकिन उसने यूएन की बात समझ ली और बोला कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने कहा, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट अंडरवर्ल्ड प्रिंस दाजू नहीं हो सकता। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो मुझे स्कूल जाना चाहिए। उसने अपने लोगों को रिमाइंड किया कि पड़ोसियों को डराना मत। नेबर्स हैरान थे, लेकिन उन्हें विश्वास हो गया कि यूएन को बस उसके क्लासमेट समझ लिया गया था। उनका भरोसा था कि इतना ऑनेस्ट बच्चा गैंगस्टर बॉस का मास्टर हो ही नहीं सकता। हाँ, एक औरत को थोड़ा डाउट था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा यूएन इतना ऑनेस्ट है कि अंडरवर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं। असल में यूएन छिपकर सब सुन रहा था और वहीं गैंगस्टर्स उसके प्रेजेंस से नर्वस खड़े थे। फिर उसने बाओ को घूरते हुए पूछा, तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे मास्टर कहने की? यह सुनकर बाओ शॉक्ड रह गया। उसने एडमिट किया कि वार्डन उसे मास्टर कहता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो खुद क्वालिफाइड नहीं है ऐसा कहने के लिए और इसके लिए पनिशमेंट डिजर्व करता है। यूएन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और बोला कि उसने उसे ब्लैक प्रिजन से रिलीज इसलिए किया था कि वो बड़े काम करे, लेकिन वो प्रोटेक्शन फीस इकट्ठा करने में ही उलझा हुआ है। उसने उसे रिमाइंड किया कि उसका नया काम है सीक्रेटली उसके फैमिली और नेबर्स की प्रोटेक्शन करना। बाओ और उसके लोग झुक गए और कसम खाई कि युंगशन स्ट्रीट के रेजिडेंट्स की जान देकर भी रक्षा करेंगे। गीवे एकेडमी में योन भागता हुआ पहुंच रहा था, तभी स्ट्रीट स्वीपर ने उसे बुलाया। उसने बताया कि एकेडमी को टेम्पररी जैनिटर्स की कमी है। उसने सुपरवाइजर से बात करके युआन के लिए एक स्पॉट फिक्स कर दिया
ताकि वो फैमिली की मदद के लिए पैसा कमा सके। यूएन ने उसे थैंक्स बोला और कहा कि क्लास के बाद वो उसे ढूंढेगा। अंकल ने उसे याद दिलाया कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका है और पे भी अच्छी है, तो मिस मत करना। वो हैरान रह गया जब यूएन अचानक गायब हो गया। असल में यूएन सामने खड़ी कार में बैठ चुका था। उसने उस आदमी से कहा, जल्दी बोलो जो बोलना है, मुझे स्कूल वापस जाकर लीव मांगनी है। शिंग ने रिपोर्ट दी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फायर ड्रैगन हॉल ने कुछ नॉन कोर एसेट्स बेच दिए। इस तरह मैंने जीओए एकेडमी अक्वायर कर ली। अब स्कूल तुम्हारा है। यूएन स्टन्ड रह गया। शिंग ने आगे बताया कि उसने उसके डैड को नया प्रिंसिपल अपॉइंट करने का भी इंतजाम कर दिया है, क्योंकि उनकी एकेडमिकली गिफ्टेड डॉटर टॉप स्कोरर है। बोर्ड ने मान लिया कि उनके स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल वैल्यूज हैं, इसलिए उन्हें 10 साल के लिए प्रिंसिपल बना दिया। यूएन फ्लैबरगास्टेड था। असली प्लान तो बस इतना था कि उसके डैड को स्कूल में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए ताकि वो सुपरमार्केट में फिश काटना बंद कर दे। शिंग ने कहा, मैं हरी में था इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यूएन ने कहा, ठीक है, डैड को कुछ दिन एंजॉय करने दो, बाद में कोई एक्सक्यूज निकालकर हटाना। फिर वो कार से उतर गया। उसने टीचर्स ऑफिस में नॉक किया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। टीचर उसे देखकर खुश हुई। उन्होंने पूछा, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। तुम ऑनेस्ट बच्चे हो तो मुझे लगा कुछ बुरा हुआ होगा। यूएन ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे एक बीमार रिलेटिव का ख्याल रखना था। टीचर को राहत मिली। फिर उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वो अब उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगी। उन्होंने उसे एडवाइस दी, ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ ताकि कोई तुम्हें बुली ना कर सके। यूएन को क्यूरियोसिटी हुई कि अचानक क्यों जा रही हैं। दूसरे प्रोफेसर्स ने उसे घूरा और ब्लेम किया। उन्होंने कहा, काय ट्रबल कर रहा था और टीचर सिया ने कई बार तुम्हें बचाने के लिए इंटरवीन किया। डायरेक्टर नाराज हो गया और उसने उन्हें फायर कर दिया। वो डिसीजन 1 महीने पहले हो चुका था। वोंग फैमिली भले ही टीचर सिया गुस्सा हो गई और बोली, चाइल्ड को कुछ मत कहो। यूएन, तुम उनकी बात मत सुनना। यूएन ने कामली कहा, अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। टीचर्स ने मजाक उड़ाया, तू तो बस गरीब बच्चा है और बड़ी बड़ी बातें करता है। असली पावर डायरेक्टर जियाओ के पास है। पूरी स्कूल मैनेजमेंट उसके साथ है। तू उसका डिसीजन ओवरटर्न नहीं कर सकता। यूएन ने जवाब दिया, मुझे उसका डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद निकल जाएगा और अगर पूरी मैनेजमेंट उसकी साइड में है तो पूरी टीम को फायर कर दूंगा। 3 दिन बाद पूरी स्कूल मैनेजमेंट टीम अचानक फायर कर दी गई। सिर्फ टीचर जेया ही बची। सनी वेदर में यूएन रूफटॉप पर सो रहा था। उसका क्लासमेट ने उसे जगाया और बताया कि एक सीनियर सिस्टर गुस्से में है। वो फायरी टेम्पर के लिए जानी जाती थी। तो क्लासमेट डर रहा था कि युआन को विप न कर दे अगर उसने उसे नाराज कर दिया। युएन ने समझाया, मैं सिस्टर लू की शॉप में लेट तक मदद कर रहा था, इसलिए यहाँ सो गया। उसने क्लासमेट को थैंक यू बोला। क्लासमेट ने बताया कि सीनियर सिस्टर आधा साल पहले खुद अवेकन हो सकती थी, लेकिन उसने रैंक बढ़ाना रोक दिया ताकि जूनियर ब्रदर्स को लीड करके एग्जाम में ले जा सके। उसका मकसद था थंडर क्लैप हॉल के लिए एक और अवेकनिंग स्टोन जीतना। इसलिए भले ही उसका टेम्पर फायरी है, लेकिन सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अब इस नंबर 9 एंट्रेंस पर सीनियर सिस्टर ने सबको डांटा, तुम सब फूल्स हो, इम्प्रूवमेंट करने से मना करते हो, तुम्हें सुपीरियर्स से पहले पहुंचना था। ये थी सीनियर सिस्टर मू रंगियन। उसने सबको बोला कि अबिस अवेकेंड एग्जाम बहुत ही डेंजरस है और अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो ऐसे मरोगे कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। उसने वीकलिंग्स को भी कॉल आउट किया जिनके पास असली स्ट्रेंथ नहीं है और बस अपना बॉडी बेचकर चांस पाया है। ये सुनकर यूएन हैरान रह गया क्योंकि वो उसी पर ताना मार रही थी। वो सीधे उसके पास आई हॉस्टाइल अंदाज में। उसने कहा, सीनियर सिस्टर निंग मार्शल आर्ट्स फैनेटिक है और वर्ल्डली अफेयर्स में नाइव है, इसलिए वो तुम जैसे प्रिटी बॉय के चक्कर में आ गई। मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो डर्टी कनेक्शन से अंदर घुसते हो। तुम एबिस में सिर्फ लड़कियों को चार्म करके सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर स्ट्रेंथ की कमी है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने की एनर्जी नहीं है। यूएन ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो डाउट करती रही। उसने उसे एक चीज फेंक कर दी और बोली, अगर एबिस में कभी डेस्परेट सिचुएशन में फंस जाओ तो इसे एक्टिवेट करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। यूएन ने उसे थैंक यू बोला। उसने मटर किया, तुम जैसे पथेटिक वीकलिंग्स मेरी नजर के भी लायक नहीं, लेकिन अगर तुम मर गए तो सीनियर सिस्टर निंग बहुत देर तक दुखी रहेगी। तभी मो अंदर आया और बोला कि रूटीन इंस्पेक्शन होगी। स्टूडेंट्स उसे देखकर खुश हो गए। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनने का उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट ही काफी था। सबका ध्यान खींचने के लिए वो अवेकेंड हुए बिना ही मिनिस्टर बन गया था। स्टूडेंट्स उसे जीनियस मानते थे और कहते थे कि वो इस जनरेशन के टॉप 3 टैलेंट्स में से एक है। रंगयिन ने मौका लिया और यूएन को चिढ़ाया, तू तो जमीन पर धूल जैसा है और मो ब्लेजिंग सन जैसा। लेकिन उसे अजीब लगा,
कि इतनी हाई स्टेटस वाला आदमी सिक्योरिटी संभालने क्यों आया है एग्जाम में। एक गार्ड ने उससे एबिस एक्सेस पास मांगा। वो भूल गई थी। उसने पूछा, डिजिटल पास चलेगा? स्टूडेंट्स शॉक्ड रह गए। एक सर्टिफिकेट मिसिंग मतलब सीधी डिस्क्वालिफिकेशन, और अगर वो बाहर हुई तो पूरा ग्रुप बाहर। उन्होंने ताना मारा, औरतों की वैनिटी ही उन्हें मार डालेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्लीज हमें अंदर जाने दो, वरना मैं अपने मास्टर को कैसे जवाब दूंगी, मुझे सजा मिलेगी। मो ने कहा, तुरंत निकल जाओ। यूएन ने कहा, एक बार एक्सेप्शन बना दो। रंगिन ने उसे ट्रबल मेकर कहा, यह पॉसिबल नहीं है जब तक कि तू गॉड ना हो। लेकिन मो ने रिप्लाई दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसने सबको एंट्री दे दी। सबके जॉज ड्रॉप हो गए। यूएन ने बस कहा, लकी हो। मो ने उन्हें सेफ रहने की विश दी। स्टूडेंट्स अम्यूज थे कि मो ने उन्हें बाउ किया। उन्हें आउटरेजस लगा क्योंकि वो सबसे एरोगेंट जीनियस माना जाता है, पोलाइट नहीं। लेकिन फिर भी वो खुद को लकी मान रहे थे। रंगीन ठोकर खाकर गिरी। यूएन ने उसे पकड़ लिया। वो ब्लश हुई लेकिन प्राइडफुल एक्ट किया। बोली, नाइस बनने का नाटक मत करो, मैं निंग जैसी नहीं हूं, और मुझसे थैंक्स की उम्मीद मत रखना। फिर वो गुस्से में चली गई। वे लोग एलिवेटर में चढ़े। किसी को पता नहीं एबिस 9 कितना डीप है। एलिवेटर से भी 3 घंटे लगते हैं नीचे पहुंचने में। एबिस के बारे में ज्यादातर डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो डिटेल्स उन्हें वहीं जाकर पता चलेंगी। कई एलिवेटर्स एक साथ उतरे। आखिरकार वो डेस्टिनेशन पहुंचे। स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे, ये 3 घंटे 3 दिन रात जैसे लगे। वो रिलीफ महसूस कर रहे थे कि पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यूएन फिर कॉर्नर में सो रहा था। रंगिन ने कहा, इग्नोर करो इसे। जब वो एलिवेटर से बाहर निकले तो ठंड ने सबको हिला दिया। उन्हें लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यूएन इवेंचुअली उठा। रंगिन ने उसे रिमाइंड किया, 300 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना मुझसे। छोटी सी गलती भी टोटल डूम बन सकती है। वहां उनका स्वागत किया गया और अनाउंस हुआ कि एग्जाम अब शुरू होगा। पहला फेज था सर्वाइवल गेम। 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हुआ। रूल था 48 घंटे तक जिंदा रहो तो दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर जाओगे। एक स्टूडेंट ने पूछा, अगर मैं स्क्वायर में ही रुका रहूं तो क्वालिफाई हो जाऊंगा? दूसरे ने समझाया, 10 मिनट में प्रोटेक्टिव बैरियर गायब हो जाएगी, सिक्योरिटी स्टाफ हट जाएगा और मॉन्स्टर्स टाइड की तरफ फ्लड कर देंगे। एबिस 9 को 7 जोन्स में डिवाइड किया गया था। ग्रे, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, पर्पल, ब्लैक। स्टार्टिंग जोन 1 पॉइंट पर आवर, ग्रे 10 पॉइंट्स पर आवर, ग्रीन 50 पॉइंट्स पर आवर, ब्लू 100 पॉइंट्स पर आवर, येलो 500 पॉइंट्स पर आवर, रेड 1000 पॉइंट्स पर आवर, पर्पल 5000 पॉइंट्स पर आवर, ब्लैक 10,000 पॉइंट प्रति घंटा। एक लीडर बोर्ड सर्वाइवल स्कोर रैंक करेगा। टॉप 100 को मिलेगा रिच रिवॉर्ड्स। टॉप 10 रिवॉर्ड्स में शामिल थे 20 ए रैंक एबिलिटी पोर्टियन, एक स्टेबिलिटी गेम, सी रैंक एबिलिटी ब्लाइंड बॉक्स और एक हाफ स्टेप अवेकिंग स्टोन। रिवॉर्ड्स अविश्वसनीय थे। स्टेबिलिटी गेम और हाफ स्टेप अवेकिंग स्टोन से 9वीं रैंक अवेकन होने का चांस 90% से वाइपर हो जाता। ए रैंक एबिलिटी पोशंस भी बहुत रेयर थे। हर एक का यूनिक जेनेटिक कोड था। मार्केट में अनअवेलेबल। अगर कोई अनरजिस्टर्ड इसे यूज करे तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसे तुरंत हंट कर लेगा। यूएन सोच रहा था, 5 एबिलिटी पोशन से मैं 6th से 9th रैंक तक जा सकता हूं, और अवेकनिंग के लिए 9वीं रैंक जरूरी है, तो मुझे टॉप 10 स्पॉट एम करना ही होगा। उन्होंने रनंगिन से पूछा कि उनका टारगेट जोन कौन सा है। उसने जवाब दिया, येलो। उसने कहा, बैरियर लिफ्ट होने से पहले निकलो और फर्स्ट मॉन्स्टर टाइड के आने से पहले मूव करो। सबके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें डाउट था कि वो लोग 1 घंटा भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा डेंजर बहुत हाई था, लेकिन रंगिन ने प्रॉमिस किया, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगी, बस मेरे पास रहना। उसने यूएन से कहा, कभी भी मेरे साइड से दूर मत जाना। यूएन ने रिप्लाई किया, गॉट इट। तभी एक आदमी ने ऑफर दिया, मैं लोगों को ब्लू जोन तक गाइड कर दूंगा, बस 1 मिलियन दू। जब लोगों ने उसकी सर्विस ली तो उसने बताया कि इससे वो लोग जल्दी मॉन्स्टर्स के हाथों खत्म होने से या अबिस में और गहराई में गिरने से बच जाएंगे। काफी लोग इंटरेस्टेड हो गए। एक स्टूडेंट ने रंगिन को सजेस्ट किया कि वो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे काफी परेशानी से बच जाएंगे और बड़ा ग्रुप हमेशा सेफर होता है। वो मान गई और प्लान बनाया कि ब्लू जोन पहुंचने के 1 घंटे बाद ग्रुप छोड़ देगी। गाइड ने बताया कि जैसे ही वो लोग ब्लैक सैंड जोन क्रॉस करेंगे, ब्लू जोन आ जाएगा। ग्रुप में से एक आदमी को लगा कि उसने पैसे वेस्ट कर दिए, क्योंकि रास्ते में तो कोई मॉन्स्टर आया ही नहीं। किसी ने कहा कि अबिस उतना स्केरी नहीं है जितनी बातें सुनते हैं, बस थोड़ा अंधेरा है। गाइड ने रिप्लाई किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने डेंजरस मॉन्स्टर्स वाले जगहों से बचाकर रास्ता चुना। फिर उसने युआन को
प्रीमियर बॉय कहा, जो बस लड़की के भरोसे जी रहा है। उसने नोट किया कि दोनों हमेशा साथ रहते हैं और जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है, रंगीन गुस्सा हो जाती है, जैसे वो उसका एक्सक्लूसिव पोजीशन हो। रंगीन ब्लश हुई और चिल्लाई कि वो वीक है, इसलिए बस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। आदमी बोला, समझ गया, और बताया कि जब वो यंग था तो उसे भी बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। बाकी लोग गॉसिप करने लगे। उन्हें लगा कि रंगीन जैसी प्राउड जीनियस का सपोर्ट मिलना युआन की किस्मत है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद गाइड ने बताया कि 20 मिनट में ब्लू जोन पहुंचेंगे, लेकिन वहां वो गारंटी नहीं कर सकता कि सब जिंदा रहेंगे। उसने सबको अलर्ट रहने को कहा। अचानक बात पूरी करने से पहले ही उसकी हेड कट चुकी थी। सब शॉक में फ्रीज हो गए। फन वाली एम्बियंस तुरंत फियर में बदल गई। कल्प्रिट था एक बाई पेडल मॉन्स्टर। उसे हेड हंटर कहते थे क्योंकि वो इंसानों के सिर कलेक्ट करता है। वो वेपन से इम्यून था और अगर उसने किसी का सिर टारगेट किया तो वो इंसान प्रैक्टिकली डेड था। सबने तुरंत पीछे हटना शुरू किया। उसने उसी औरत को टारगेट किया जिसने युआन को संभालने की ऑफर दी थी। बाकी लोगों को पता था कि वो औरत माइंड कंट्रोल में है, इसलिए हिल भी नहीं सकती। वो ग्रुप से दूर थी, इसलिए कोई उसे खींच नहीं सकता था। हेड हंटर ने अपनी टेल से अटैक किया। औरत ने उसे आते देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसकी टेल कट गई। सब कंफ्यूज हो गए कि उसे किसने बचाया। वो युआन था। सब हैरान रह गए कि प्रीटी बॉय ने ऐसा किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सिंगल प्लेइंग कार्ड ने एलॉय जैसी हार्ड टेल कैसे काट दी। रनंगिन शॉक हो गई। मॉन्स्टर जोर से चीखा। यूएन ने उसे थ्रेटन किया, टेल काटना तो बस शुरुआत है। वो औरत उसके पास आई और मान लिया कि उसने उसे गलत जज किया। फिर उन्होंने देखा कि जमीन पर बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि यूएन ने करीब 100 कार्ड्स एक साथ फेंके थे और उनमें से एक ने वाइटल स्पॉट हिट कर दिया है। एक आदमी ने उस लड़की से फुसफुसाकर कहा कि अगर तुम इस प्रिटी बॉय को खुद पर हावी कर दोगी तो सिर्फ सफर करोगी, ये बस लकी था। लड़की ने रिप्लाई दिया कि मुझे फेवर्स का बोझ पसंद नहीं, मैं बस एक बार उसे अकंपनी करूंगी फिर चली जाऊंगी। यूएन ने सिंपली रिप्लाई दिया, लक भी स्ट्रेंथ का हिस्सा है। इसके बाद उसने पॉइंट आउट किया कि सराउंडिंग्स बदल चुके हैं। तभी सबने नोटिस किया कि क्लिफ के ऊपर कई सारे हेड हंटर्स खड़े हैं। सब डर गए कि यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है और वो धीरे धीरे सराउंड हो रहे हैं। बैड लक से वो एक मैसिव हंटिंग मॉन्स्टर स्वॉर्म में फंस गए थे। सब पैनिक हो गए क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था, खासकर जब वो अभी ग्रीन जोन में ही थे। उन्हें समझ आ गया कि मॉन्स्टर्स को ह्यूमन जोन्स की परवाह नहीं। युआन जानता था कि दसियों हजार हेड हंटर्स से लड़ना पॉसिबल नहीं। अब उनका एक ही ऑप्शन था, ब्रेक थ्रू करना, स्ट्रेंथ गैदर करना और एक ब्लडी पाथ कार्व करना, इससे पहले कि पूरा हॉर्ड उन्हें घेर ले। रांगिन ने डिसाइड किया कि चार्ज करना होगा। उसने थंडरक्लैप डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया कि सब उसके पीछे फॉलो करें। उसने बाकियों को भी बोला कि उनके साथ चार्ज करो। सर्वाइव करना या मरना अब उनकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। सब चार्ज कर गए। रांगिन ने अपनी मासिव सोर्ड से मॉन्स्टर्स को स्ले करना शुरू किया। लोग उसे देखकर कमेंट करने लगे कि हेवन उसे फेवर करता है, तभी वो एक ही वार में हेड हंटर को मार देती है। उसने ओपनिंग बनाई और सब लोग उसके पीछे चल पड़े। सब डिटर्मिन्ड थे कि मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ेंगे। उसने सबको मोटिवेट किया, बस थोड़ा और, हम स्वॉर्म से निकलने वाले हैं। उसने यूएन को चेक किया कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन सब पैनिक हो गए जब पता चला कि यूएन मिसिंग है। वो डिसाइपल्स पर गुस्सा हो गई, तुम्हें उसे ग्रुप के बीच प्रोटेक्ट करना था, फिर वो ऐसे कैसे वैनिश हो गया? किसी ने कहा कि एक म्यूटेटेड हेड हंटर स्पीसीज होती है जो इनविजिबल हो सकती है। उन्होंने गेस किया कि शायद वही यूएन को पकड़ कर ले गई। एक डिसाइपल ने कहा कि ये सैविज म्यूटेटेड वेरिएंट सिर्फ हजारों हेड हंटर्स में एक दो ही होते हैं। अगर उसने यूएन को टारगेट किया है तो वो बहुत डेंजर में है। उधर युआन क्लिफ के ऊपर खड़ा उस इनविजिबल हेड हंटर से बात कर रहा था। उसने कहा, अब भी भागेगा? इनविजिबिलिटी बेकार है, मेरी कार्ड वाली चोट अब भी ब्लीड कर रही है। वो साफ उसी मॉन्स्टर से बात कर रहा था। यूएन ने उसे वार्न किया कि मेन हॉर्ड आने तक टाइम स्टॉल करने की कोशिश मत करना। मैंने तुझे हॉर्ड से अलग किया है, अब तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तुझे कैप्चर करना चाहता हूं और अपनी मॉन्स्टर आर्मी में जोड़ना चाहता हूं। हाई स्पीड इनविजिबल असासिन जैसा रेयर बीस्ट मैं छोड़ूंगा नहीं। मॉन्स्टर ने जोर से चीख लगाई। यूएन ने उसे चैलेंज किया, कम ऑन, अटैक कर। मॉन्स्टर इतनी तेजी से चार्ज किया कि उसने अपनी टेल छुपाकर पीछे से यूएन का सिर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन यूएन ने उसे आते देख लिया। उसने साइड के रॉक्स कंट्रोल करके हेड हंटर पर फेंके। फिर उसने इवॉल्व्ड स्पाइडर कार्ड इक्विप किया उसे कॉम्बैट करने के लिए, और क्योंकि वो अवेकनिंग लेवल के करीब था, उनकी स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप था। एवोल्यूशन अभी नया था, स्पाइडर अनस्टेबल था और वो कार्ड को 72 घंटे में सिर्फ 2 बार इक्विप कर सकता था।
लेकिन अगर उसे टॉप 10 में रैंक किया गया स्टेबिलिटी गेम मिल जाए तो वो कार्ड बिना किसी प्रतिबंध के इस्तेमाल कर सकता है। उसका प्लान पहले उसे कैप्चर करने का था, उसने आसानी से कर लिया, मॉन्स्टर कार्ड में बदल गया। अगला स्टेप था कि बाकी मॉन्स्टर्स के आने से पहले निकल जाए, लेकिन उसने कुछ नोटिस किया। कुछ लोग आ गए थे, वो लोग एक खास यूनिफॉर्म पहने हुए थे। वो लोग म्यूटेटेड मॉन्स्टर की ऑरा की वजह से वहां आए थे, लेकिन हैरान थे कि वो ऑरा वैनिश हो चुका है। ये लोग रैंक 1 हॉल ब्लैक गोल्ड के टॉप 5 अवेकेंड बीइंग्स थे। उन्होंने अपनी पावर सप्रेस करके एबिस में स्नीक किया था और मिलकर मॉन्स्टर्स को ड्राइव करके स्टैम्पीड ट्रिगर किया था, सिर्फ इनविजिबल म्यूटेटेड हेड हंटर को हंट करने के लिए। इतनी मेहनत के बाद वो इसे जाने नहीं देने वाले थे। यूएन एक रॉक के पीछे छिप कर उनकी बातें सुनने लगा। उसे पता था कि ब्लैक गोल्ड हॉल डार्क पाथ फॉलो करता है और ये सिर्फ इलीट के लिए रिजर्व है। जब उसने देखा कि पांचों टॉप अवेकेंड बीइंग्स एक साथ आए हैं, उसे समझ आया कि बात बहुत सीरियस है। ब्लैक गोल्ड के एक आदमी ने कहा कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर पूरी फोर्ट्रेस का फ्यूचर तय करेगा, इसलिए उसे कैप्चर करना ही होगा, चाहे इसके लिए सब कंटेस्टेंट्स को मारना पड़े। दूसरे ने अश्योर किया कि मॉन्स्टर भाग नहीं सकता, वो यहीं आसपास है। लीडर ने सबको ऑर्डर दिया कि रॉकी फॉरेस्ट से सर्च शुरू करो और पूरी तरह छानबीन करो। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, युआन ने राहत की सांस ली कि फिलहाल वो सेफ है, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी कोई उसके पास आकर बोला, सोच रहे हो सेफ हो गए? फिर सब उसके सामने आ गए। उनमें से एक के पास होलोग्राफिक स्कैनिंग एबिलिटी थी और उसके लिए ऐसे छिपे हुए चूहे को ढूंढना आसान था। उन्होंने सोचा कि ये रैट कितना ओवर हियर कर चुका है उनकी बात, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। चाहे जितना सुना हो, उसे डिस्ट्रॉय करना ही है। उन्होंने युआन को नीचा समझा और इंटरोगेट करने की जरूरत भी नहीं समझी, बस मारने का सोचा। युआन को समझ आ गया कि उसका फेट सील्ड है, वो उसे बोलने का मौका भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और वीक के लिए बेगिंग भी बेकार है। तभी यूएन ने एक टेरिफाइंग ऑरा छोड़ा और बोला, जाओ मेरी करंट पावर लेवल स्कैन करके देख लो। ब्लैक गोल्ड वाले शॉक में आ गए। उन्होंने देखा कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेकनिंग लेवल पर है। उनके लिए इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन्हें अवेकनिंग लेवल की पावर रीगेन करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। यूएन ने बताया कि उसे स्पाइडर कार्ड इक्विप करने में 1 सेकंड से भी कम लगता है। फिर उसने उन्हें चैलेंज किया, 10 सेकंड में मुझ पर अटैक करके देखो। भले ही वो लोग अपनी स्ट्रेंथ अनसील नहीं कर पा रहे थे, फिर भी सबने मिलकर चार्ज करने का डिसाइड किया उसे मारने के लिए। लेकिन युआन ने फैसला किया कि वो मदद करेगा, सब अनसील कर दूंगा। उसने साइकिक इंटीग्रेशन यूज किया और उनके बॉडीज क्यूब क्यूब होकर कट गए। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। युआन ने इतना ज्यादा साइकिक एनर्जी यूज किया कि सील तोड़ी ही नहीं, बॉडी भी डिसइंटीग्रेट कर दी। ब्लैक गोल्ड का एक मेंबर अभी भी जिंदा था। यूएन ने सोचा कि उससे इंटेरोगेशन करेगा। उससे बोला, अगर अच्छे से बिहेव करोगे तो जान बख्श दूंगा। वो आदमी घमंडी था, बोला कि वो एक डिग्निफाइड हाई रैंक अवेकेंड है और खिलौना नहीं बनेगा। वो भागने लगा, लेकिन उसे लगा कि उसकी स्पीड कम हो गई है। यूएन ने रिवील किया कि जब उसने दूसरों की सील तोड़ी, उसी समय उस पर स्लोइंग सील डाल दिया था। उसने बोला, तुम कभी ओबे नहीं करोगे तो अब मर जाओ। उसने हेड हंटर को कार्ड से रिलीज कर दिया। वो आदमी शॉक में था कि इनविजिबल म्यूटेटेड मॉन्स्टर उसके सामने है। यूएन ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, कंग्रेट्स, तुम्हें वही मॉन्स्टर मिल गया जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। फिर मॉन्स्टर ने उसका सिर काट दिया। हेड हंटर वापस युआन के पास आया और उस आदमी की बॉडी ड्रैग करके ले आया। युआन डिटर्मिन्ड था कि हेड हंटर का सीक्रेट जरूर पता लगाएगा। उसने कॉप्सेस को अपने कॉप्स वाइन के फ्यूल के तौर पर यूज किया। हेडलेस बॉडीज की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली गई। अवेकेंड बीइंग्स के फ्रेश कॉप्सेस एनर्जी से भरे होते हैं। यूएन ने अंदाजा लगाया कि एग्जाम खत्म होने से पहले ही कॉर्प्स वाइन मैट्रियार्क एक और बार इवॉल्व कर जाएगी। वो ग्रुप के पास वापस गया। जब वो रंगीन से मिला तो उसने उसे प्रिंसेस की तरह उठाया और बोला कि उससे 100 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। उसने कहा कि अगर वो मॉन्स्टर टाइड के पास उसे पीछे छोड़ देती तो वो कब का मर चुका होता। यूएन ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने अबैंडन नहीं किया। उसने रीजन दिया कि उसे हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था और वीकनेस की वजह से गिर पड़ा, इसलिए टीम के साथ पेस नहीं रख पाया। वो ब्लश हुआ जब रंगयन ने कहा, मुझे कसकर पकड़ो, अब स्पीड बढ़ानी होगी। उन्हें जल्दी से मॉन्स्टर टाइड से निकलना था। पीछे डिसाइपल्स पूरी स्पीड से भाग रहे थे और सोच रहे थे कि वो दोनों कपल की तरह फ्लर्ट कर रहे हैं। उन्हें जेलसी हो रही थी कि गॉडेस जैसी लड़की यूएन को प्रोटेक्ट कर रही है। उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। यूएन ने रंगयन को बोला कि उसकी हाइपोग्लाइसीमिया अब ठीक है और वो खुद
चल सकता है, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया। उसे फील हुआ कि कुछ पीछे आ रहा है। ब्लैक मायास्मा उनका पीछा कर रही थी। उसने सबको बताया कि मॉन्स्टर्स के अलावा डिजास्टर्स भी होते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए सबको अलर्ट रहना होगा। ब्लैक मायास्मा कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि डिजास्टर थी। उसने सबको कहा कि शार्प रहो और स्पीड बढ़ाओ ताकि उस एरिया से बाहर निकल सको। यूएन ने उसके बारे में कुछ रियलाइज किया। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।